Hello friends, welcome to my channel. Friends, on this channel we discuss the content of judicial services. तो यहाँ आपको सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो मिल जाएंगे, प्लस जो लोकल लॉस हैं वो मिल जाएंगे, प्लस लॉ में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं IPC, CRPC, उनके नोट्स भी आपको यहीं मिल जाएंगे. So friends, in today's video we are starting the local law of Rajasthan, that is Rent Control Act, जो कि आपके प्री में आता है, RJS के प्री में आता है ये, एंड मेंस में भी आता है. So आज हम इसको डिस्कस करेंगे, कैसे इसको पढ़ना है, क्या क्या उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप इसको आंसर कर सकते हैं इसे क्वेश्चंस को. ऑलराइट, किसी भी स्टेट का जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उसे पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेंट कंट्रोल एक्ट. देखिए, हर कंट्री में रेंट कंट्रोलिंग लॉज हैं एंड हमारे देश में भी है ऐसे, बट हमारे देश में क्या स्टेट लेवल पर बनाए गए हैं रेंट कंट्रोल एक्ट. रेंट कंट्रोल एक्ट किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि किसी सिटी में कोई ओवरचार्ज ना कर रहा हो, टेनेंट्स या लैंडलॉर्ड्स को कोई परेशानी ना हो. अब देखिए, अगर कोई मान लीजिए एक कोई स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा चार्ज, इससे क्या होता है ना कि सिटी का जो है ना रेंट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और जो बोनाफाइड टेनेंट्स हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, उनको घर मिलने में बहुत दिक्कत होती है, और उसी वजह से कई काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं. मान लीजिए कोई टेनेंट है, वो पहले कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं इस रेंट पे लेने को तैयार, लेकिन बाद में वो ना दे पाए. तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, कुछ मिसयूज रोकने के लिए रेंटल प्रॉपर्टीज़ का, तो उसके लिए जो है रेंट कंट्रोल लॉज बनाए गए हैं. देखिए, हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपना घर खरीद पाए. बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में जो है रेंट पे रहना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही अपना घर खरीदते हैं. या फिर जो रिच पीपल है, जो जिनके दादा परदादा जो बहुत पैसे कमा के गए हैं, उनके लिए तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. दे वुड बी लिविंग ऑन रेंट, दे वुड बी लैंडलॉर्ड्स. तो उनके बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो वो लैंडलॉर्ड्स होंगे, ठीक है. एंड जिनके पास घर नहीं है वो ऑब्वियसली कहाँ रहेंगे? रेंट पे रहेंगे एज ए टेनेंट. तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है. तो आइए देखते हैं राजस्थान के रेंट कंट्रोल एक्ट को. सो फ्रेंड्स, रेंट कंट्रोल एक्ट के जो बेयर एक्ट सेक्शंस पे जाने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है. देखिए, पहली बात कि किस पे एप्लीकेबल होता है, टू हुम इट इज़ एप्लीकेबल, पहला क्वेश्चन. दूसरा है व्हाट आर दी अथॉरिटीज, ठीक है. फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर. ऑलराइट, अगर हम इसका आंसर करें तो किस पे एप्लीकेबल होता है? जो कि रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट्स पर होता है. रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना, तभी रेंट कंट्रोल एक्ट जो आप एप्लीकेबल होगा. और 2017 के अमेंडमेंट के बाद जो है सेक्शन 22B में लिख दिया गया है कि कोई भी जो टेनेंसी होगी वो रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद रेंट अथॉरिटी के पास तभी जो है वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है ना. कल को मान लीजिए कोई डिस्प्यूट उठ गया तो फिर वो है, तो उसको फिर वो सुलझाना मुश्किल हो जाएगा लैंडलॉर्ड के लिए, ठीक है ना. फिर व्हाट आर दी अथॉरिटीज, कौन कौन सी है? 3 अथॉरिटीज है हमारे पास, रेंट ट्राइब्यूनल, रेंट एपेलेट ट्राइब्यूनल एंड रेंट अथॉरिटी. तो ये है सेक्शन 13 में, ये है 19 में, ये है 22A में. ओके, प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं. रिवीजन ऑफ रेंट जो कि दिया गया है सेक्शन 6 एंड 7, उसके लिए प्रोसीजर है 14 में. फिर है इविक्शन ऑफ टेनेंट्स जो कि सेक्शन 9 में है, उसके लिए दिया गया है 15 में. फिर फॉर इमीडिएट पोजेशन ये है सेक्शन 10 में, इसके लिए दिया गया है 16 में, ठीक है. फिर एपरेट रेंट ट्राइब्यूनल का जो प्रोसीजर है अपील सुनने का, वो है सेक्शन 19 में. 18 में है ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है. और 17 में क्या है? एंड 17 में रेंट ट्राइब्यूनल जो है डेट फिक्स करती है टू अपीयर बिफोर ART. ऑलराइट, तो हमको ये सब चीज़ें पढ़नी है अभी. ओके, सो फ्रेंड्स, देखिए, जो भी आप एक्ट पढ़ते हैं एक बार उसका जो इंडेक्स है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोग जो होते हैं ना कंटेंट पे ध्यान देते हैं, इंडेक्स पर ध्यान नहीं देते. लेकिन जो इंडेक्स होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है प्रीलिम्स में जो है इंडेक्स से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं. डिटेल्स में जो सेक्शंस हम उसको अभी इसके बाद करेंगे. पहले इसको देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं. देखिए, जैसे ये इंडेक्स है. अब देखिए, आपको सेक्शंस पूरा पता है अगर आपने पढ़ा हुआ, लेकिन जब आप पूरा इसको डीप में पढ़ते हैं ना, सेक्शंस में जो हेडिंग होती है ना वो भूल जाते हैं. तो वो देखिए यहाँ पर ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज कहाँ पर लिखा हुआ है? तो सेक्शन 6 में हो गया. न्यू टेनेंसी अगर होगी तो सेक्शन 7 में होगा. तो यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कैसे इसको आंसर करना है. तो देखिए, अगर आपको ये पता है कि 6 या 7 में से कोई एक है तो कैसे करेंगे उसको? ENN, मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर होगा उसमें आप उसको आंसर कर सकते हैं. मतलब E होगा तो 6 है, मतलब E जो है N से पहले आता है, एंड N इज न्यू, सो 7 इज देयर. ऐसे ही इविक्शन ऑफ टेनेंट्स कौन से सेक्शन में दिया हुआ? दैट इज इन सेक्शन 9, ठीक है. एंड ये क्वेश्चन भी आता है कि इस राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में हाउ मेनी चैप्टर्स, तो कितने चैप्टर्स हैं टोटल? सो टोटल देयर आर 7 चैप्टर्स. ओके, कभी भी ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जुडिक्शन कहाँ दिया हुआ है रेंट ट्राइब्यूनल का.
तो जैसे सेक्शन 18 में दिया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो जिसके लिए हमारा इंडेक्स को पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। चैप्टर्स के नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि रिवीजन ऑफ रेंट कहाँ पर है, कौन से चैप्टर में है, टेनेंसी कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल प्रोसीजर ये कहाँ पर दिया हुआ है, कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स हैं 7। देखिए जैसे यहाँ से पूछ लिया कि पावर ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल कहाँ पर है, वो सेक्शन 19A में दी हुई है। मॉडल फॉर्म्स कहाँ पर है, तो वो 22 में है। सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है तो वो कहाँ पर मेंशन है, वो 22F में है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो इंडेक्स से ही पूछ लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड कहाँ पर है, 24 में है। तो इसलिए इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंडेक्स याद है तो आप उन क्वेश्चन के इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए इस इंडेक्स में दिए हुए हैं स्केड्यूल्स। तो कितने स्केड्यूल है हमारे पास इस एक्ट में? हमारे पास है इसमें 4 स्केड्यूल हैं। चैप्टर कितने बताए थे? चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास? 7 चैप्टर हैं। एंड टोटल सेक्शंस कितने हैं? 32। बीच में ऐड भी हुए हैं 2017 की अमेंडमेंट से, बट टोटल जो है वो 32 ही है। तो 4 स्केड्यूल है, चैप्टर 7 है, सेक्शन है 32। ओके, अब यहीं से देख लेते हैं कि व्हाट इज इन स्केड्यूल ए ऑफ मॉडल फॉर्म। देखिए जो ये रेंट ट्राइब्यूनल के पास जो एप्लीकेशन लेके जाएंगे ना आप, उसमें वो दी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या है? एपेलेट रेंट ट्राइब्यूनल के पास जो एप्लीकेशन लेके जाएंगे वो दी हुई है। ऑलराइट, तो इसको याद रखना है। तो RT ART, तो ये RT हो गई रेंट ट्राइब्यूनल एंड ART हो गई अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल। और इसके अलावा एक और है, वो है रेंट अथॉरिटी। तो इसमें क्या है? RA RT एंड ART, ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब कब जो है रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा केस, कब रेंट ट्राइब्यूनल क्या करेगी उसमें, कब अपीलेट के पास जाना है, तो वो सब जो है हम अभी इस रेंट कंट्रोल एक्ट में पढ़ेंगे। आरसी में 3 अथॉरिटीज़ हैं, एक रेंट ट्राइब्यूनल, एक अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल एंड एक है रेंट अथॉरिटी। रेंट ट्राइब्यूनल है सेक्शन 13 में, अपीलेट है 19 में, रेंट अथॉरिटी है 22A में, ठीक है। इनका क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि हर रेंट ट्राइब्यूनल में एक होगा कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और वो कौन बन सकता है? नॉट लेस देन मेंबर ऑफ RJ, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के सिविल जज सीनियर डिवीजन, तो वो बन सकते हैं। ऐसी अपीलेट वाले में कौन बन सकता है? वहाँ पर भी एक PO होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के होंगे। तो इन दोनों की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बाय हाई कोर्ट। रेंट अथॉरिटी को कौन हैंडल करेगा? RAS, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो होंगे ना, नॉट लेस देन SDM। ओके, इनको कौन अपॉइंट करेगा? बाय स्टेट गवर्नमेंट। बोला तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन 3 अथॉरिटीज़ का रेंट ट्राइब्यूनल। हम से अथॉरिटीज बिकॉज इनके पास पावर है, तो अब इसको क्या बोलेंगे? और अथॉरिटीज ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है? रेंट ट्राइब्यूनल है 2 एंड अपीलेट है, फिर क्या? रेंट अथॉरिटी। तो चलिए चलते हैं अब मेन एक्ट की ओर। देखिए कोई भी टीचर हो तो उसका अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, तो हर कोई अपने तरीके से पढ़ाता है, तो मेरा एक तरीका अलग है पढ़ाने का। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आई है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट है आपके समझ में आए, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि यहाँ पर आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। अब ये इसके ऊपर ये 1 क्यों लगा हुआ है? ये कब आया था? 2003 में, ठीक है। प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? देखिए एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वाज रिसीव्ड ऑन 25 फरवरी 2003। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया, ठीक है। अब आप इस वीडियो में ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी मैं क्यू का निशान बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है या फिर आ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि प्रेसिडेंट ने कंसेंट कब दी थी इस एक्ट को? 25 फरवरी 2003 को। ऑलराइट, अब जैसा कि मैंने पूछा कि आपसे कि यहाँ ये ऊपर जो है ये एक क्यों लिखा हुआ है? ये पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश इन राजस्थान गजट। कब पब्लिश हुआ था? 11 मार्च 2003। ऑलराइट, अब आप सोच रहे होंगे कि जो पब्लिश किया है इन्होंने गजट में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है? देखिए ये जो डेट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट एंड जो प्रेसिडेंट वाली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, तो 2 क्वेश्चन, तो 2 जो फर्स्ट लाइन है आपके बेयर एक्ट की, वहीं से आगे 2 क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट्स, ठीक है ना। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में कब निकाला? जो ये बेयर एक्ट है ना, वो पब्लिश कर दिया राजस्थान गजट में 2003 को, ठीक है। फिर इन्होंने फिर नोटिफिकेशन कब निकाली? वो निकाली थी 30/3/2003 को। क्या नोटिफिकेशन निकाली? कि 1 अप्रैल 2003 से ये कमेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि केम इनटू फोर्स की डेट क्या हो गई? जो अप्रैल वाली है, ठीक है।
तो पहले आई फेब मार्च की 2 डेट्स हो गई। फेब में कौन सी डेट है 25 फरवरी, मार्च में कौन सी डेट हो गई 11 फरवरी एंड 23 फरवरी, एंड अप्रैल में कौन सी डेट हो गई आपकी 1 अप्रैल। तो डेट्स जो है ये याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, बिकॉज प्री में आपके ये पूछे थे। ऑब्वियसली ये मेंस में नहीं पूछेंगे इनके बारे में कि भाई हाँ वो डेट बताओ कौन सी डेट को आया था, क्या लिखा था ऑफिशियल गैजेट में, ऐसा कुछ नहीं पूछते मेंस में। बट स्टिल आपके जो प्री के एग्जाम जो होते हैं ना उसमें ये पूछ सकते हैं कमेंस कब से हुआ, कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फरवरी और मार्च की, ध्यान रखिएगा। अब उसको याद कैसे करेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट और उसको, तो देखिए फेब में थी 25 तारीख और ये अप्रैल की 1 अप्रैल। तो बस एसेंट पहले मिलेगी और जो कमेंस जो है उसके बाद में होगा। तो यहाँ प्रेसिडेंट एसेंट लिख लीजिए, कंसेंट लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कंसेंट सी, ठीक है, और ये क्या हो गया कमेंसमेंट केम इनटू फोर्स। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेट्स के बारे में। शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, तो कमेंसमेंट मैंने आपको बता दिया। और ये अब देखिए कहाँ पर अप्लाई होता है। इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टांस टू सच म्यूनिसिपल एरियाज, कहाँ पर होता है ओनली म्यूनिसिपल एरियाज पर, जितने भी राजस्थान के म्यूनिसिपल एरियाज हैं उन सब पर ये अप्लाई होता है। विच आर कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट later on to such other municipal area as the state government by notification specify from time to time। तो ये म्यूनिसिपल एरियाज पर ये अप्लीकेबल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री एग्जाम, वो क्या होता है डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कोई भी बेरेक्ट डेफिनेशन तो करनी ही करनी है, अगर इनके बिना आप तैयारी करके जा रहे हैं तो इट इज लाइक नो तैयारी, ठीक है ना। और देखिए ए है तो एमिनिटीज आ गया, तो इसमें क्या क्या होता है एमिनिटीज इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरी, लिफ्ट, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विस और द लाइक। मतलब जो भी सर्विस आप एक घर में चाहते हैं, मतलब एज्यूम कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, वो सारी सर्विसेज क्या कहलाती हैं एमिनिटीज। वो बोलते हैं ना बिजली पानी, बिजली पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिनिटीज, ठीक है। उसके बिना तो आप जो है एक घर की एक एज अ रेंटेड हाउस की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज आपको बिजली पानी तो चाहिए ही चाहिए। और राइट, तो ये सारी एमिनिटीज आती हैं। अभी हम इसके बारे में देखें, अभी जब हम सेक्शंस करेंगे तो वहाँ पर आता है कि भाई एमिनिटीज जो है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है सेक्शंस में, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। एपलेट रेंट ट्राइब्यूनल मींस क्या होता है, जो कि कंस्टिट्यूट की गई है अंडर सेक्शन 19, मतलब 19 सेक्शन में पावर दी है एपलेट रेंट ट्राइब्यूनल के कंस्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। 2C वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडलॉर्ड की क्या डेफिनेशन मींस एनी पर्सन। अब देखिएगा लैंडलॉर्ड कैसे पढ़ेंगे हम इसको, लैंडलॉर्ड, ऑलराइट। एनी पर्सन क्या लिखा हुआ इसमें, एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज रिसीव्ड और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, हु रिसीव्स या फिर एंटाइटल्ड टू रिसीव। अब रिसीव्स मतलब जिसको मिल रहा है, जो ले रहा है, क्या द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस, क्या ले रहा है वो रेंट, किसका, ऑफ एनी प्रीमाइसेस, ठीक है। वेदर ऑफ हिज ओन और एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन। अब देखिए लैंडलॉर्ड में क्या क्या आ गए, ये जो प्रीमाइस है ये किसका होना चाहिए, इसका खुद का, हिज ओन, या फिर एज अ एजेंट, ट्रस्टी, क्या गार्जियन। तो अगर आपसे पूछे कि लैंडलॉर्ड में कौन कौन नहीं आता, तो वहां ऑप्शंस दिए होंगे ओनर, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, तो ये सब आते हैं उसमें, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि ओनर, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन आते, तो कौन सा नहीं आता, ठीक है। तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वहां पर। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन और हु वुड सो रिसीव और बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, ठीक है ना, इफ द प्रीमाइसेस वर लेट टू अ टेनेंट। तो मेन इंपोर्टेंट क्या है, इफ दी प्रीमाइसेस लेट टू ए टेनेंट, घर किराए के लिए खाली है, तो क्या लिखते हैं हम उसमें, टू लेट, ऑलराइट। तो प्रीमाइसेस जो है वो लेट टू हो गया, तो मतलब ऑलरेडी आपने किराए पे दे दिया है, ठीक है, टेनेंट को दिया हुआ है। तो फिर से देखेंगे इसको एक बार, लैंडलॉर्ड एनी पर्सन हु रिसीव्स और एंटाइटल्ड टू रिसीव्स और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन। अब मान लीजिए दिस इज अ हाउस, क्या कौन है इसका ओनर, इज एल फॉर लैंडलॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर आया एक टेनेंट मिस्टर टी। अब ये प्रॉपर्टी है जयपुर में, ओके, एल रहता है जोधपुर में, जोधपुर में, तो जोधपुर से क्या वो हर महीने पैसे लेने आ सकता है, आ सकता है, प्रैक्टिकली देखे तो आता हो कोई काम से, बट इट इज रियली नॉट प्रैक्टिकेबल, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि जयपुर में एल का एक फ्रेंड रहता है एफ, वो कहता है यार आप जो है ना मुझसे ना हर महीने पैसे लेके ना रख लो, मैं आपसे ले लूंगा बाद में, या फिर मेरे को भेज दो, मनी ऑर्डर कर दो, जो भी है, वट एवर इट इज। तो एल ने एफ को जो है बोला कि आप रिसीव कर लेना, ठीक है। तो रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन, तो ये कौन हो गया, रिसीवर फॉर एनी अदर, ओके। और कौन, लैंडलॉर्ड, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ लैंडलॉर्ड। और हु वुड सो रिसीव और बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, जो भी रिसीव कर रहा है, ठीक है।
अब मान लीजिए ये दोनों जयपुर सिटी में ही रहते हैं, ठीक है। टी ने क्या किया, एल के बेटे को दे दिया। टेनेंट कहता है कि मैं रेंट देने आया हूँ, सन कहता है कि वो तो घर पर नहीं है, तो कहता है कि आप मुझे दे जाओ। तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं आप तो लैंडलॉर्ड नहीं हो। ही विल ऑल्सो बिकम अ लैंडलॉर्ड। सो देखिए कौन कौन आ गया इसमें, ओनर आ गया, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, receiver for any other person and who receives the rent, who would so receives or be entitled to receive the rent। अब मान लीजिए एल की हो गई डेथ, एल जो है स्वर्गवासी हो गए, नहीं रहे, तो एस उनका बेटा है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, एस इज entitled to receive, so he will also be a landlord, ठीक है ना। ये हो गया लैंडलॉर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसको और डीप पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आगे भी पढ़ेंगे, जो सेक्शंस हैं उनमें भी लैंडलॉर्ड बहुत बार आएगा। तो ये चार्ट जो है आप अपने किसी फेयर कॉपी पर या फिर रजिस्टर पर जो है अच्छे से बना लीजिएगा। आई होप कि आपको जो ये यहाँ तक लैंडलॉर्ड तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो या फिर कोई और सजेशंस हो या फिर कोई क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है 2D, लीज। लीज का मतलब क्या होता है, जो कि TPA में लिखा हुआ है। एंड TPA में कौन सेक्शन में लिखी हुई है लीज, बताइए जरा। लीज डिफाइन की गई है सेक्शन 105 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है वहाँ पर। अब यहाँ से मान लीजिए ऑप्शन बना दिए दो, क्या लिए लीज मींस, यहाँ लिख दिया एज डिफाइंड इन TPA एंड वहाँ लिख दिया सेक्शन 105 TPA, तो दोनों ठीक हो गई वो। या फिर लिख दिया लीज है सेम मीनिंग एज इट इज डिफाइंड इन TPA, वेदर इट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, कैन नॉट से, तो इस टाइप के कोई ऑप्शंस बना दिए, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज म्युनिसिपल एरिया, जो कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट में लिखा हुआ है, वो म्युनिसिपल एरियाज हो गए 2E में। अब आ गया प्रीमाइसेस 2F। प्रीमाइसेस कहाँ डिफाइंड है, वो है 2F में, ठीक है। मीन्स एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अब इसको जरा याद रखिएगा, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मैं बताऊंगा इसके बारे में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग अदर देन अ फार्म बिल्डिंग, फार्म तो एग्री लैंड, ठीक है, फार्म, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट और इंटेंडेड टू बी लेट फॉर यूज ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस, इंक्लूडिंग, ये सब आ गए जिसको हम प्रीमाइसेस बोलते हैं, जिसको आप जो है रेंट पे दे सकते हैं, रेंट पे देना अलाउड है। एंड बट डज नॉट इंक्लूड, कौन सा अलाउड नहीं है, वो प्रीमाइसेस नहीं कहलाएगा इस रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या नहीं है, रूम और अदर एकोमोडेशन इन अ होटल, धर्मशाला, इन, सराय, लॉजिंग, बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, बिकॉज जो होटल होता है, धर्मशाला, सराय, इनमें आप कितने दिन रुक सकते हैं, 1 दिन, 1 रात, 2 रात, मैक्सिमम 3-4 रात, बस दैट्स इट। तो वो कोई प्रीमाइसेस नहीं बन जाता कि जिस पे रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई हो जाए, बिकॉज हम वहाँ रेंट नहीं दे रहे, दैट इज नॉट अ लीज्ड प्रीमाइसेस। वो वहाँ पर लीज नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, लाइसेंस, है ना, दैट इज अ डिफरेंस। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। सिर्फ एक लाइसेंस है कि हाँ ठीक है मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप 1-2 रात यहाँ पर रुक जाओ फॉर अ पेमेंट ऑफ सम मनी, दैट इज नॉट रेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जेस। तो यहाँ पर डज नॉट इंक्लूड लिखा हुआ, तो इसमें और क्या ऐड कर देंगे हम, एग्री लैंड एंड फार्म भी जो है इसमें आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए वहाँ पर एग्री लैंड फार्म, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। और देखिए इसमें एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस लेट आउट टू अ टेनेंट। अगर मान लीजिए L एंड T में जो है एग्रीमेंट हुआ कि रूफ भी जो है वो टेनेंट की रहेगी, तो ठीक है, तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रूफ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो है रूफ को जो है उस प्रीमाइसेस के लिए नहीं काउंट किया जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा प्रीमाइसेस की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या आता है, देखिए अब यहाँ पर हुई अमेंडमेंट, कब हुई, 2017 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 18/10/2017, मतलब 18 अक्टूबर। वहाँ क्या ऐड कर दिया गया, रेंट अथॉरिटी का चैप्टर ऐड कर दिया गया, मींस ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22A। क्या, अब ये भी पूछ लेंगे कि 2017 वाली अमेंडमेंट कब आई थी, तो आई थी 18 अक्टूबर को। क्या आ गया वहाँ पर, FA, तो F के बाद क्या आ गया, FA, ओके। फिर क्या लिखा हुआ, रेंट ट्राइब्यूनल, मीन्स रेंट ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 13, तो रेंट ट्राइब्यूनल कहाँ पर कंस्टिट्यूट करते हैं, 13 में। 2B में हमने क्या किया था बताइए, बिना देखे, एपलेट रेंट ट्राइब्यूनल, तो कौन सेक्शन में दिया हुआ है, वो सेक्शन 19 में, ठीक है ना। तो 13 में क्या है, RT, इसमें क्या है, ART, कई लोग इसको रैट भी बोलते हैं, आप रैट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेंट एपलेट ट्राइब्यूनल। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म रैट भी लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए, याद होने से मतलब है, कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। फिर आ गया सीनियर सिटीजन कौन होगा, 2H में, जो कि 65 ईयर ऑफ एज और मोर होगा, ठीक है।
तो 65 साल से ऊपर वाले क्या होंगे, सीनियर सिटीजन। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे डेफिनेशन किसकी, टेनेंट की। टेनेंट है, टेनेंट किसका होगा, लैंडलॉर्ड का। अगर लैंडलॉर्ड है तो टेनेंट भी होगा, टेनेंट है तो लैंडलॉर्ड भी होगा। तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कहाँ पर थी, बिना देखे बताना है, वो थी 2C में। ऑलराइट, अब क्या गया 2I। अब देखिए टेनेंट कौन होता है, अब इसको भी उसी तरीके से समझते हैं। द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और behalf rent is or would be payable for any premises to his landlord including the person who is continuing in its possession after termination of his tenancy otherwise than by an order or decree for eviction passed। तो लिखते हैं यहाँ पर पहले टेनेंट कौन होगा, ये पर्सन होगा। अब देखिए यहाँ पर्सन की डेफिनेशन लिखी हुई है। पर्सन में कौन कौन आ सकता है, एनी ज्यूरिस्टिक पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी और LLP, तो वो भी पर्सन हो सकते हैं। तो कंपनी भी तो मकान किराए पे ले सकती है अपने डायरेक्टर्स के लिए, या फिर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कमर्शियल प्रीमाइसेस ले सकती है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। दो चीजें इसमें, बाय होम, ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ, क्या जा रहा है, रेंट इज पेबल, ओके, फॉर एनी प्रीमाइसेस। किसके लिए रेंट पे कर रहा है, फॉर एनी प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस की डेफिनेशन कहाँ पर है, जस्ट अभी पढ़ा है यार, ध्यान दो, 2F, ठीक है ना। फॉर एनी प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइसेस वहां पर लिखे हुए हैं उसके लिए। किसको दे रहे हैं, टू हिज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड में कौन कौन आता है, ओनर, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, ठीक है, हु इज एंटाइटल्ड, हु टेक्स द रेंट, ये सब लैंडलॉर्ड में आते हैं। डेफिनेशन कहाँ पर है, वंस अगेन 2C में। फिर क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। लैंडलॉर्ड ने जो है टेनेंसी जो है कैंसिल कर दी, लीज जो है वो टेनेंसी कैंसिल हो चुकी है, बट फिर भी वो उस हाउस में, उस प्रीमाइसेस में रुके हुए हैं। ही इज ऑल्सो टेनेंट। टेनेंसी खत्म हो गई लेकिन फिर भी जो टेनेंट है वो जो उसी मकान में रुका हुआ है अभी तक, उसको क्या बोलते हैं, देखिए अगर वो लैंडलॉर्ड की परमिशन से रुका हुआ है वहाँ पर, उसको बोलते हैं टेनेंट होल्डिंग ओवर, ठीक है। मतलब रेंट पे कर रहा है एक टाइप में, ही इज पेइंग रेंट बट स्टिल स्टेइंग एट द प्रॉपर्टी। लीज एक्सपायर हो गई है उसकी, टेनेंसी एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, एंड रेंट भी पे नहीं कर रहा वहां पर, लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना बैठा हुआ है, लैंडलॉर्ड ने इविक्शन डाला हो, तो क्या बोलते हैं उसको, टेनेंट एट सफरेंस। और वो टेनेंसी कैसी हो जाएगी, टेनेंसी होल्डिंग ओवर या फिर टेनेंसी एट सफरेंस। और होल्डिंग ओवर और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेनेंसी एट विल, टेनेंट एट विल, ठीक है ना। अब RRC में लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो लीज एक्सपायर हो गई है तो अब उसके बाद क्या होगा, रिन्यू नहीं किया आपने, तो 6 मंथ्स तक वो एज मंथ टू मंथ मानी जाएगी, मंथ टू मंथ चलेगी और रेंट भी पे होगा, ठीक है। और 6 मंथ्स के बाद बिल्कुल ही एक्सपायर मान लेंगे उसको। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नाउ इन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो आपको खाली करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो रजिस्टर्ड डीड बनी थी उसकी, तो रजिस्टर्ड एंड टेनेंसी डीड बनी थी, और उस जिसको आपने रजिस्टर भी करवाया था रेंट अथॉरिटी के पास, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो लीज के लिए जो है हम ये टेनेंसी होल्डिंग ओवर, टेनेंसी एट सफरेंस, इन वर्ड्स को यूज करते हैं, ऑलराइट। सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन सब क्लॉज 1। जो ये टेनेंट था इसकी क्या हो गई, डेथ, ये गुजर गया। इन केस ऑफ लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, 2 टाइप का होगा, या तो रेजिडेंशियल होगा या फिर कमर्शियल होगा। अगर रेजिडेंशियल है तो कौन कौन होगा, हिज सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर। ये मिस्टर T था, इसके बेटे सन एंड डॉटर है, इसकी वाइफ है, विडो हो गई जो, फादर, मदर, ठीक है ना। हु हैड बीन ऑर्डिनरी रिजाइडिंग विद हिम सच प्रीमाइसेस एज मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ, जो कि डेथ के टाइम तक उसके साथ में रह रहे थे, जो साथ में नहीं रह रहा, दैट वुड डिपेंड। अब मान लीजिए इसका जो बेटा है वो कहीं पढ़ रहा है, वो मान लीजिए पढ़ रहा है दिल्ली में, वो जाता है वहाँ दिल्ली में हॉस्टल में, वो वीकेंड्स पे आ जाता है, तो उसको क्या ऑर्डिनरी रिजाइडिंग मानेंगे, यस, ही वुड बी काउंटेड अंडर एज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग। कमर्शियल में क्या क्या आ जाएगा, कमर्शियल प्रीमाइसेस अगर है तो कौन होगा, स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, हु ऑर्डिनरी कैरिंग ऑन बिजनेस, तो यही सब होंगे जो कि कैरी ऑन कर रहे थे उसके बिजनेस को उसके साथ में अप टू हिज डेथ एज ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू हिज डेथ, है ना, यही सब होंगे, ऑलराइट। तो ये सब कौन बनेंगे, टेनेंट। टेनेंट की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है, 2I में। लैंडलॉर्ड की कहाँ पर है, 2C में। प्रीमाइसेस कहाँ पर है, 2F में, तो ये याद रखना है। अब 2F है, 2F
2FA वो कब आया था? 18 अक्टूबर 2017 की अमेंडमेंट से आया था। 2FA कब आया था ये? 18/10/2017 की अमेंडमेंट से, ठीक है ना। 2017 की अमेंडमेंट से आया था। और क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? रेंट अथॉरिटी। ऑलराइट, अब मैं बार बार आपसे क्यों पूछ रहा हूँ डेफिनेशंस, ताकि आपको याद हो जाए। रेंट अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पर RT एंड ART वो कहाँ लिखे हुए हैं? ये है 2B में। और RT कहाँ है? रेंट ट्राइब्यूनल है अथॉरिटी के, उसके बाद ही आएगा, तो ये क्या हो गया? 2G में। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइब्यूनल, जो कि होता है ART या फिर RT। क्या ट्राइब्यूनल का मतलब? एपलेट रेंट ट्राइब्यूनल या फिर रेंट ट्राइब्यूनल, एज द केस मे बी। तो हमने ये डेफिनेशन जो है कवर कर ली हैं, समझ ली हैं अच्छे से। लेकिन अब देखिए डेफिनेशन तो बहुत सारी होती है, उनको याद कैसे रखेंगे? उसका तरीका मैंने निकाला है एक, मेरा अपना तरीका है, आप अपना तरीका देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी, ठीक है भाई, याद होना चाहिए, दैट्स मैटर। तो देखिए AALL, ए में क्या है? एमिनिटीज़, एपलेट, फिर क्या है? लैंडलॉर्ड, लीज, फिर आ गया MPRRSTT। M मतलब म्यूनिसिपल एरियाज, P मतलब प्रीमाइसेस, R मतलब रेंट अथॉरिटी, ये गया रेंट ट्राइब्यूनल, S से सीनियर सिटीज़न, T से टेनेंट, T से ट्राइब्यूनल। अब किसी की भी अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें से एक भी याद होगा ना तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपसे पूछ लिया कि सीनियर सिटीजन कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी डेफिनेशन है वो। अब मैंने यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है ABC, ठीक है, बट आपको पता है कि 4 जो हैं स्टार्टिंग के वो AALL हैं, ठीक है। तो ABCD निकाल दीजिए। अब जो रेंट अथॉरिटी आया था वो तो अमेंडमेंट से आया था, तो अमेंडमेंट में कहाँ हुआ था? FA में, तो इसको भी निकाल दीजिए। अगर आपको FA याद है तो उसके बाद 2 ही थे, फिर 2 R के बाद S था, तो एक R तो FA निकल गया। फिर F के बाद क्या आता है? GRT, रेंट ट्राइब्यूनल। G के बाद क्या आया? 2H, तो ये क्या हो गया? 2H, सीनियर सिटीजन। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से इजीली आंसर कर सकते हैं। CF प्रीमाइसेस, ठीक है, फिर टेनेंट 2I और ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल तो सबसे आखिर में है। टोटल डेफिनेशंस हैं 11, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको FA जब अमेंडमेंट हटा दें इसको, तो टोटल है 10। तो सीक्वेंस में जो है 10 हैं, ठीक है। बीच में एक यहाँ रेंट अथॉरिटी की आती है, वो तो वैसे भी आप अमेंडमेंट से बता सकते हैं कि हाँ जी ये अमेंडमेंट से आई थी, FA में है, ठीक है, अथॉरिटी। और अथॉरिटी के नीचे लिखा हुआ है ट्राइब्यूनल, तो वो ईजिली बता सकते हैं आप। तो 10 गिन लीजिए, इसमें से 10 में सबसे आखिरी कौन सा है? ट्राइब्यूनल। तो T से आप उसको आंसर कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट बना लीजिए और थोड़ा दिमाग लगा के भी आप इसको आंसर कर पाएंगे। अगर आपको इसमें से मान लीजिए एपलेट पूछ लिया कि एपलेट कहाँ पर है, आपको नहीं समझ में आया, तो 2A था स्टार्टिंग में, तो पहला तो AM है तो वो होगा नहीं, उसके बाद AP या M के बाद P आएगा, तो सीक्वेंस में है ये, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। फिर लैंडलॉर्ड 2C याद नहीं तो फिर तो डेफिनेशन का ही कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। 2C 2I 2F लैंडलॉर्ड टेनेंट प्रीमाइसेस, तो ये तो याद करना ही करना है। तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी डेफिनेशंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर लिख सकते हैं। आई ऑलवेज रिप्लाई फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि चैप्टर 2 एंड 3 नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसीज। तो ये इन प्रीमाइसेस पर ये अप्लाई नहीं होता। तो देखिए अब चैप्टर 2 एंड 3 पता होना चाहिए क्या है। चैप्टर 2 है रिवीजन ऑफ रेंट। ये कहाँ पर मेंशन रिवीजन ऑफ रेंट? ये है सेक्शन 6 में, और उसमें क्या है? सेक्शन 7 है। एंड व्हाट इज इन चैप्टर 3? चैप्टर 3 है टेनेंसी। टेनेंसी में सेक्शन कितने हैं? 8, 9 एंड 10। तो जो चैप्टर 2 और 3 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस ऑफ टेनेंसीज, प्रीमाइसेस और टेनेंसी उन पे अप्लाई नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टेनेंसीज ऐसी हैं, प्रीमाइसेस ऐसे हैं जिन पे ना तो रिवीजन होगा, ना उनको आप जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो है इविक्ट करवा सकते हो, उन पे सिविल केस डाल सकते हो आप, बट रेंट कंट्रोल के अंदर जो है वो एप्लीकेशन आप नहीं लगा सकते। देखिए कौन सी टेनेंसी हैं वो सब। तो एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल हो गया प्लस स्टेट गवर्नमेंट हो गया, CG/SG। वो बिलोंगिंग आउट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल एक्ट और राजस्थान एक्ट, मतलब तो कोई भी जो बॉडी कॉर्पोरेट है राजस्थान का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन पे अप्लाई नहीं होता। बॉडी कॉर्पोरेट कुछ भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर 670 कंपनीज एक्ट 1956,
अब ये यहाँ पर मैं कहूँगा चेंज भी करना चाहिए, चेंज की जगह इसको ऐड करना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 भी डालना चाहिए उसमें। एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू देवस्थानम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब देवस्थानम कौन से होते हैं? जो कि रिलीजियस साइट्स हैं, मंदिर हो गया, कोई मंदिर की ट्रस्ट हो गई, वो सब, ठीक है। या अब देखिए और क्या लिखा हुआ है, और टू एनी वक्फ, उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। फिर आ गया है प्रीमाइसेस और टू रिलीजियस चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ जिनके लिए, भाई इन पे अप्लाई नहीं होगा, चैप्टर 2 और 3, ठीक है ना। फिर है 9, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू वेस्टेड इन अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। एनी प्रीमाइसेस लेट टू बैंक्स और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और कॉरपोरेशंस, तो उन पे भी जो है अप्लाई नहीं होता। एंड अब देखिए, एंड प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ और मोर, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये बैंक्स आ गए, PSU हो गया, ठीक है, कॉरपोरेशंस हो गए, और क्या आ गया, MNCs हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, उन पे नहीं अप्लाई होता। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी, उन पे अप्लाई नहीं होता। जिनकी, अब इन दोनों के लिए है वो सिर्फ एंड लिखा ना बीच में, एंड या और लिखा होता है तो ये 1 करोड़ सबके लिए हो जाता, लेकिन ये एंड लिखा है। एंड का मतलब क्या हुआ, सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ और मोर है, सिर्फ उन पे ही अप्लाई नहीं होता, सिर्फ उन पे अप्लाई नहीं होगा। अब बैंक क्या क्या होते हैं, बैंक कौन से, SBI या फिर सब्सिडरी बैंक्स ऑफ स्टेट बैंक, या फिर न्यू बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज, any other bank being a scheduled bank as defined in clause 2E of RBI Act, तो वो नहीं होंगे, ठीक है। फिर आगे, टू एनी प्रीमाइसेस लेट टू सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री और टू एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन और टू अदर बॉडी ऑफ फॉरेन स्टेट। अगर आपने किसी फॉरेनर्स को घर दिया हुआ है, हाई कमीशन को घर दिया हुआ है, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस या फिर कमर्शियल प्रीमाइसेस दिए हुए हैं, तो उन पे जो है चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होगा। रिवीजन एंड इविक्शन का जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ तक हमने कर लिए हैं सेक्शन 3। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 4 की ओर। सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ, रेंट टू बी एज एग्रीड। कौन सा रेंट होना चाहिए, रेंट कैसा होना चाहिए, रेंट पेबल फॉर एनी प्रीमाइसेस शैल बी सब्जेक्ट टू बी सच एज मे बी एग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, and it shall not include charges payable for amenities which may agreed upon separately and shall be payable accordingly। जो आपने एग्री कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, that is रेंट। तो ये क्या बन गया, रेंट। अब मान लीजिए ये घर है, ये कहता है कि भाई हाँ कितने का दोगे एक कमरा, इसमें कह रहे जी 5,000 रुपये का है, कहते नहीं ज़्यादा है रेंट 4,000, कहते चलो ठीक है आप 4 का ले लो। तो 4 एग्रीड हो गया, ठीक है। अब बिजली पानी, टेनेंट कहता है कि जी तो बिजली पानी भी इसमें इंक्लूड करो, नो वो नहीं होगा, शैल नॉट इंक्लूड बिजली पानी, एमिनिटीज वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। और कैसे पे करना है, जैसे उनके बीच में एग्री हुआ कि भाई आप हर महीने 1 तारीख को जो है रेंट दे दोगे, तो 1 तारीख को रेंट देना पड़ेगा। वो चलो आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई 2 को दे दिया, 5 को दे दिया, कभी 10 को दे दिया। कभी तो टेनेंट्स क्या करते हैं ना, आज यार ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, वो हो गया, 10 को दे देंगे, 15 को दे देंगे। अब कोई टेनेंट है हर महीने ये बोलता है कि हाँ 20 को दे दूंगा, 25 को दे दूंगा, एक महीने डिले करके देता है, दैट इज़ नॉट गुड। तो उस पर रेंट कंट्रोल एक्ट पहले ही लगवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सेक्शन 5। तो सेक्शन हमने 4 कर लिए। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बारी देखिए क्वेश्चन कहाँ से इसमें आ सकते हैं। तो डेफिनेशन तो सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं से। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की डेफिनेशन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये तो है ही हैं। अब ये पूछा कि भाई सेक्शन 3 जो है वो कौन से चैप्टर पे अप्लाई नहीं होता, पूछ लिया जी हाँ 2 और 3 पे नहीं होता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया सेक्शन 3 से। अब इनमें से पूछ लिया भाई किस किस पे अप्लाई हो जाएगा, ये तो पता है आपने देख लिया भाई इन पे अप्लाई नहीं होता चैप्टर 2 और 3। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेंगे, किस पे अप्लाई होता है। तो इसमें से 3 दे देंगे, 3 ऑप्शन, जब मान लीजिए ये तीनों दे दिए निकाल के A B C, और यहाँ फिर लिख दिया रेजिडेंस हाउस गिवन ऑन फॉर ₹5,000, तो वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो दैट वुड बी करेक्ट, बी ऑप्शन। ऑलराइट, ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया। सेक्शन 4 में सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि रेंट एज एग्रीड कहाँ पर लिखा हुआ, बिकॉज इसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। बट अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि हाँ क्या उसमें इट्स शैल इंक्लूड या फिर नॉट इंक्लूड एमिनिटीज, तो यहाँ से क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 5, पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय
टेनेंट। अब देखिए लिखा हुआ सब सेक्शन 1 में अनलेस एग्रीड अदरवाइज। अब जहाँ पर आपने एग्री कर लिया कि भाई आप जो है 2 तारीख को अब जो है हर महीने की 2 को जो है पेमेंट करोगे बाय चेक से कैश, तो वो ऐसे ही एवरी टेनेंट शैल पे रेंट बाय 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच द रेंट इज पेबल। मतलब अब मान लीजिए आपने जो है सितंबर 1 को आपने जो है हाउस जो है टेनेंसी पे ले लिया। अब आपको कब तक पे करना है सितंबर का, तो 15 अक्टूबर तक। अगर एग्रीड नहीं हुआ है तो, अगर एग्रीड हो गया कि नहीं आप जो है भाई 2 तारीख को दे दोगे 2 तारीख को, तो फिर 2 अक्टूबर ही होगा एज एग्रीड। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ रिसीप्ट फॉर द अमाउंट पेड। तो टेनेंट क्या देगा, रेंट, और उसको क्या मिलेगा, रिसीप्ट। किससे, लैंडलॉर्ड से, और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। ऑलराइट, A tenant may make payment to the landlord or his duly authorized agent by any of the following method। कैसे दे सकता है, पर्सनल पेमेंट बाय कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, या फिर पेमेंट बैंक अकाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द लैंडलॉर्ड, रेमिटिंग थ्रू पोस्टल मनी ऑर्डर। जैसे मर्जी भेज दे। आजकल तो क्या है, गूगल पे आ गया, फिर पेटीएम हो गया, फोन पे, तो बहुत सारे यूपीआई हैं या फिर वॉलेट्स हैं, आप उससे ही पे कर सकते हैं, इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं पैसे। फोन नंबर डालिए, उस पर जो फोन नंबर पे जो ऐड होगी बैंक अकाउंट, वो उसमें जो है पैसे आराम से चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट इनिशियल डिस्क्लोजर टेनेंट हिज बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक इन द सेम म्युनिसिपल एरिया इन द रेंट एग्रीमेंट और बाय नोटिस एंड टू बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो उसको भाई बैंक अकाउंट नंबर बताओ, इस बैंक अकाउंट में डालने हैं पैसे, जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा उसमें लिखेंगे भाई इस अकाउंट में डालने हैं पैसे। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यही सेक्शन 5 पूछ सकते हैं, पेमेंट और रेमिटेंस कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चैप्टर 1 को जो है पूरा समझ लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 2 की ओर। देखिए चैप्टर 2 में कितने सेक्शन है, इसमें है सिर्फ 2 सेक्शन, और 2 सेक्शन कौन कौन से, एक है 6 एंड एक है 7। चैप्टर 2 किसके लिए, रिवीजन ऑफ रेंट। अब देखिए रिवीजन का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब रिवाइज करना, मतलब दोबारा से उसको सेट करना, फिर से जो है रेंट को बढ़ाना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो 6 में क्या है, फॉर एग्जिस्टिंग टेनेंसी जो चली आ रही है, जब हमारा ये रेंट कंट्रोल एक्ट जो है कमेंस हुआ था, उस टाइम पर जो एग्जिस्टिंग टेनेंसी चली आ रही थी, ये 6 उनके लिए है एंड 7 किसके लिए है, न्यू के लिए। 6 वैसे देखेंगे अगर तो ये बहुत बड़ा सेक्शन लगता है, पता नहीं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल ईजी सेक्शन है, बहुत ईजी सेक्शन है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए आपको चार्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, रिविजन ऑफ रेंट हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 2 सेक्शन है इसमें, 7 कितना सा है, इतना सा, 6 कितना है, एज एन एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब देखिए जो 6 का जो सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 6 कहता है कि देयर इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बनाया है स्टेट ने, वहां पर लिख दिया गया कि रेंट शैल बी रिवाइज अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे कैसे लिख दिया, इंडिकेटेड बिलो। ए है, ए में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है अगर जो आपने प्रीमाइसेस लेट किए, यहाँ लिखिए प्रीमाइसेस लेट आउट, ठीक है, कब 1/1/1950, ठीक है, ये है ए एंड ये है बी, मतलब आफ्टर 1950। तो वहाँ लिख दिया गया है अगर प्रायर 1/150 है तो प्रीमाइसेस शैल बी डीम्ड टू बी लेट आउट ऑन 1/1/1950। अगर आपने जो मकान किराए पे दिया है वो दिया है 1/1/1950 से पहले, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने जो है 1/1/1950 को ही वो लेट आउट किया है। अब ये एक कट ऑफ डेट है, व्हाट इज दिस, इसको बोलेंगे हम एक कट ऑफ डेट, मतलब गवर्नमेंट ने एक डेट सेट कर ली, भाई इस यहाँ से हमने इस डेट से हमने किराया जो है रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो कट ऑफ डेट से अगर पहले का, तो मान लेंगे कि उस कट ऑफ डेट पर ही वो किराए पे दिया गया है, और फिर क्या होगा, तो रेंट रिवीजन कितना होगा, रेंट इंक्रीज कैसे करेंगे उसमें, 5% पर एनम। 5% पर एनम का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन 1950 1/1/1950 को रेंट वाज ₹100, ठीक है। अब पर एनम है, नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ गया, 1951 में 105, 1952 में फिर से 5% कितना हो गया, 110, 25, तो सो ऑन। तो 1960 में जो आपका रेंट बनेगा वो बनेगा ₹162.78 समथिंग, ठीक है। ये कैसे किया, ऐसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है शैल बी मर्ज, 5% पर एनम होगा, शैल बी मर्ज आफ्टर 10 ईयर। तो इसको मर्ज करते चलेंगे, इसको 10 साल का ये मर्ज हो गया आप, ठीक है। तो
तो अब किराया कितना हो गया, इतना। अब इसके ऊपर फिर से इंक्रीज लगेगा 5%, ठीक है ना। 5% कब तक, एवरी ईयर टू कमेंसमेंट। तो कमेंस कब हुआ था, 1/4/2003 तक, ऐसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो आपको फॉर्मूला भी शायद पता हो। अगर 5% इंक्रीज हमने 10 ईयर्स तक करना तो कैसे करेंगे, 10 ईयर्स तक, तो 1.05 की पावर 10 कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल वही आएगा। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ऑलराइट। ऐसे ही फिर अप टू कमेंसमेंट मतलब 1/4/2003 तक वो ऐसे ही 5% इंक्रीज वो चलता रहेगा, ठीक है। अब बी क्या कहता है, अगर आफ्टर 1950 है तो क्या होगा, तो भी क्या होना चाहिए, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अप टू, ये जो है ना अप टू एवरी ईयर अप टू 2003 वो 5% इंक्रीज करता रहेगा और आफ्टर 10 ईयर वो मर्ज हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये हो गया 6 के सबसेक्शन 1 के ए एंड बी। अब देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि अगर 10 ईयर फॉर मर्जर ऑफ इंक्रीज नॉट कंप्लीटेड अप टू 1/4/2003, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं 1996 में 1 अप्रैल 1996 को आपने जो है लेट आउट किया, ठीक है, तो आपके कितने साल हुए, ओनली 7 ईयर्स। तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ नहीं होगा तब भी 5% शैल बी इंक्रीज अप टू फिर से वही 1/4 कमेंसमेंट तक, और उसको फिर हम मर्ज कर देंगे, ऑलराइट। ये हो गया सबसेक्शन 2। फिर 3 कहता है कि रेंट राइट आफ्टर इंक्रीज अप टू फिर से वही कमेंसमेंट कौन सी 1/04/2003 शैल इंक्रीज 5% पर एनम अगेन, और फिर से उसको अगेन मर्ज आफ्टर 10 ईयर्स, ऑलराइट। ये हो गया सबसेक्शन 3। अब 4 क्या कहता है, अब आपने रेंट जो है रिवाइज करवा लिया तो ये शैल बी पेएबल फ्रॉम, कब से, 2 चीजें हैं, जो डेट एग्री करी है आप, जो टेनेंट ने लैंडलॉर्ड ने मिलकर म्यूचुअल जो डेट फिक्स करी है वो बिटवीन लैंडलॉर्ड प्लस टेनेंट। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है, 2C में, और टेनेंट की भूल गए, बताओ सोचो 2I में, ऑलराइट। ऐसे हम बीच बीच में याद करते रहेंगे। तो 2C और 2I के बीच में जो है एग्रीमेंट और डेट एग्री हुई तो वो डेट, या फिर और क्या, अगर मान लीजिए टेनेंट मना करता है रेंट रिवाइज करने से, तो इफ पेटिशन फाइल, तो फिर फ्रॉम डेट ऑफ सच पेटिशन, तो उस पेटिशन की जो डेट होगी उस दिन जो वो है रिवाइज रेंट पेबल माना जाएगा, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका सेक्शन 6। अब 7 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 7 कहता है, इसके लिए है ये न्यू टेनेंसी। न्यू टेनेंसी का मतलब क्या हुआ, लेट आउट आफ्टर 1/4/2003, मतलब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 5% इंक्रीज पर एनम अगेन पर ईयर, फिर से वही मर्ज आफ्टर 10 ईयर, ये लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में। एंड देयर ऑन, मतलब और उसके बाद फिर से 5%, देयर ऑन का मतलब ऐसे चलता रहेगा 5% एवरी ईयर। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कोई भी एग्रीमेंट अगर आपने किया, एनी एग्रीमेंट किसके बीच में, बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। डेफिनेशन कितनी है, 2C एंड 2I, अगेन याद रहेगा 2C और 2I। एनी एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर एनी इंक्रीज अबव 5%, तो वो क्या होगा, शैल बी वॉइड, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, वो उस एग्रीमेंट को नहीं माना जाएगा, ऑलराइट। तो ये हो गया सेक्शन 6 एंड 7, मतलब हमारा चैप्टर 2 हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आई होप कि आपको जो सेक्शन 6 एंड 7 जो है वो समझ में आ गया होगा। 7 कंप्लीट 6 कंप्लीट, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। पहले 5 की बजाय 7.5% था, लेकिन 2006 में अमेंडमेंट से इसको चेंज कर दिया गया। अब देखिए मे भी ये पूछ सकते हैं, अगर उनका दिमाग खराब हुआ तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये डेट भी देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर आ गया है अब चैप्टर 3, टेनेंसी की बात करेंगे हम यहाँ पर, ऑलराइट। और टेनेंसी में हम क्या करेंगे, अब सेक्शन 8, 9, 10 3 सेक्शन है इस चैप्टर 3 में। अब आ गया टेनेंसी चैप्टर 3। देखिए सेक्शन 8 बात करता है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की, ठीक है। लिए भी आप नोट्स बना लीजिए, लिखते हैं यहाँ पर हम सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है, देखिए लैंडलॉर्ड, डेफिनेशन कहाँ पर है, 2C में। कौन कौन इंक्लूड होते हैं उसमें, लैंडलॉर्ड प्लस एजेंट प्लस गार्जियन प्लस ट्रस्टी, ठीक है, प्लस रिसीवर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर लैंडलॉर्ड, ये याद रखना है ये। अब लिखा है सेक्शन 8 में, लैंडलॉर्ड में लेट आउट प्रीमाइसेस। अब प्रीमाइसेस की डेफिनेशन कहाँ पर है, 2F में, ठीक है ना। प्रीमाइसेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अब देखिए जो रेजिडेंशियल पर्पस इसको जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। क्यों हाईलाइट करना है इसको हमने, बिकॉज नॉट फॉर कमर्शियल। अगर आप कमर्शियल लीज दे रहे हैं तो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर आप लिमिटेड पीरियड टेनेंसी नहीं कर सकते। तो आपने दे दिया प्रीमाइसेस लेट आउट कर दिया, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, फॉर लिमिटेड पीरियड, फॉर लिमिटेड
पीरियड कितना हो सकता है वो 3 ईयर्स मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3 ईयर्स। वहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, तो मैक्सिमम वो है 3 ईयर्स है। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। 2 में क्या लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड प्लस टेनेंट, फिर से 2C 2I शैल सबमिट, क्या सबमिट करेंगे, ज्वाइंट पेटिशन। किस चीज के लिए, फॉर परमिशन, कि भाई हमें लिमिटेड पीरियड टेनेंसी लेनी है लैंडलॉर्ड ने, एंड लेनी किसने है, टेनेंट ने। उसके लिए ज्वाइंट पेटिशन डालनी है, परमिशन लेनी है। प्लस ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किस चीज के लिए, तो रिकवरी ऑफ पोजेशन, कौन सा, जो प्रीमाइस जो लेट आउट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। ज्वाइंट पेटिशन किसके पास करेंगे, वो रेंट ट्राइब्यूनल के पास। लिख लीजिए, लिखना हो तो प्रीमाइसेस लेट आउट फॉर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, LPT, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए अगर आपने फिर प्रीमाइस लेट आउट किया है तो उसी टाइम पर ही जब आप ज्वाइंट पेटिशन देते हैं तो परमिशन लेनी है, और वहीं पर ही आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि 3 साल के बाद जो है अपना पोजेशन रिकवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या जो ये ग्रांट जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा 3 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1/4/2006 को आपने ज्वाइंट पिटिशन फाइल की, भाई इस डेट से हमें लिमिटेड पीरियड टेनेंसी करनी है, कब तक होगी, 2009 तक। 9 आ गया, 1/4/9 आ गया, 30/3/2009 आ गया, तो क्या ऑटोमेटिकली पोजेशन मिल जाएगा। देखिए मिल जाए तो अच्छी बात है, टेनेंट अपने आप हैंड ओवर करे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे तो कैसे करना है, वो लिखा हुआ है आपके, वो लिखा हुआ है सब सेक्शन 3 में, क्या कि रेंट ट्राइब्यूनल। तो 3 में लिखा हुआ है रेंट ट्राइब्यूनल ग्रांट परमिशन इमीडिएटली, ठीक है। ग्रांट सर्टिफिकेट जो कि एग्जीक्यूटेबल, जिसको आप एग्जीक्यूट करवा पाओगे कब, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ LTP, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, चाहे वो 1 साल के लिए की है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल है ना। जब वो एक्सपायर हो जाएगी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, उसके बाद जो है आप एग्जीक्यूट करवाना है उसको। उसके लिए क्या करना है, फाइल एग्जीक्यूशन पिटीशन, और उस एग्जीक्यूशन पिटीशन का भी एक लिमिटेशन पीरियड है, कितना है वो, 6 मंथ्स। तो अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था 6 से 9 तक, तो अगर वो 31 मार्च 2009 को अगर आपकी टेनेंसी खत्म हो गई है तो उसके 6 महीने मतलब कब, 30/9/2009, मतलब ये पीरियड आपके पास है एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने का। ऑलराइट, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी ऑटोमेटिक जो है वो, अगर नहीं छोड़ रहा है तो। अब यहाँ पर आप अगर एक बात नोट करें कि यहाँ पर क्या करें, ज्वाइंट पिटीशन लगा रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो एक लैंडलॉर्ड एक टेनेंट के लिए कितनी बार परमिशन ले सकता है, तो इसका मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। वो कहाँ लिखा हुआ है, वो भी सब सेक्शन 3 में ही लिखा हुआ है। मैक्सिमम 3 बार आप जो है परमिशन ले सकते हो। अब ये नहीं कि अब हर साल आ गए, हर 1 साल के बाद आ गए जी हाँ हमें LTP करानी है, तो नॉट अलाउड। एंड आई थिंक ये 3 बार ये इसीलिए रखा हुआ है ताकि अब सपोज कीजिए मैक्सिमम 3 साल के लिए कर लिए तो 9 साल तक वो टेनेंट जो है रह गया, तो इतना ही लंबा जो है टेनेंट रहते हैं। और बिकॉज ये रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कोई 10-12 साल से ऊपर तो रहता ही नहीं कहीं पर भी, इतने तो अपना ही बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 8। अब आ गया सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है, देखिए इविक्शन ऑफ टेनेंट। तो आप टेनेंट से इविक्शन कैसे करवा सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स पे करवा सकते हैं। तो सेक्शन 9 में टोटल कितने ग्राउंड से इविक्शन करवाने के, तो देयर आर 13 ग्राउंड्स इन सेक्शन 9 ओनली। इसके अलावा और भी है जहाँ पर इमीडिएट इविक्शन करवा सकते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए ग्राउंड्स देखते हैं, इसको भी हम नोट्स में बनाएंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे सेक्शन 9 को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इविक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि इविक्शन कौन करवाता है, कि टेनेंट इविक्शन करवा लेगा लैंडलॉर्ड से, नो इट इज नॉट पॉसिबल। कौन करवाता है, लैंडलॉर्ड, ठीक है। किससे, फ्रॉम टेनेंट। फिर से डेफिनेशन कहाँ पे, 2C 2I, ऑलराइट। किस चीज का इविक्शन करवाएगा, प्रीमाइसिस का, जो कि लेट आउट किया हुआ है। प्रीमाइसिस की डेफिनेशन कहाँ पर है, 2F में। तो इसका ये जो है इविक्शन होगा, ठीक है। अब कैसे कैसे होगा देखते जाइए। तो पहले बनाता हूँ यहाँ पर मैं ए क्या कहता है, टेनेंट नॉट पेड रेंट। कब तक, 4 महीने हो गए टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया है, टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया 4 महीने तक। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई नहीं होगी, कब अप्लाई नहीं होगी, जब टेनेंट रेंडर कर रहा है। रेंडर करना मतलब ही इज ऑफरिंग टू पे, ठीक है, बट लैंडलॉर्ड मना कर रहा है। तो ये वाला ग्राउंड जो है नॉट एप्लीकेबल व्हेन टेनेंट इज रेंडरिंग द पेमेंट, बट लैंडलॉर्ड मना कर रहा है। लैंडलॉर्ड ने नॉट गिवन हिज बैंक नेम एंड बैंक अकाउंट नंबर, जो कि म्युनिसिपल एरिया में है, वो नहीं दिया टेनेंट को। ना तो एग्रीमेंट में लिखा नॉट मेंशन्ड इन एग्रीमेंट, नॉर गिवन नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ना तो उसको पोस्ट से बताया, डाक से बताया कि भाई हाँ इस बैंक में इस खाते में आप जो है पैसे डाल दीजिएगा हर महीने, ना तो उसे बताया, ना एग्रीमेंट में लिखा। तो ऑब्वियसली अब टेनेंट की गलती थोड़ी, कहाँ पैसे डालेगा वो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, तो ये जो है ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो ये ग्राउंड नहीं बनेगा। फिर 4 महीने रेंट नहीं दिया, अब लैंडलॉर्ड की क्या ड्यूटी है। सपोज कीजिए आपका जो टेनेंट है आपके पास, आप लैंडलॉर्ड हो, कोई रेंट पे नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको नोटिस दोगे, फटाफट से 30 दिन के अंदर जो है पे कर दे, अदरवाइज तुम से खाली करवा लेंगे। ठीक है ना, उसको 1 महीने का टाइम देंगे। मतलब क्या देंगे उसको, बिफोर फाइलिंग पिटीशन ऑन दिस ग्राउंड ऑन 9A लैंडलॉर्ड गिव नोटिस किसको, टेनेंट को, किस लिए, टू पे विद इन 30 डेज। ये ध्यान रखिएगा, ये 30 डेज ये पूछ लेते हैं कि कितने दिन का नोटिस कितने दिन के लिए नोटिस देना होता है। एंड कब से, फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जब उसके पास टेनेंट के पास नोटिस पहुंच जाएगा उस दिन से 30 दिन उसने नहीं दिए, फिर आपको पिटीशन फाइल करनी है इविक्शन के लिए। ऑलराइट, तो ये हो गया ए, जहां पर रेंट पे नहीं किया है। अब आ गया क्या, बी। बी क्या कहता है, जहां पर टेनेंट ने डैमेज कर दिया, सब्सटेंशियल डैमेज। कौन सा वाला, विलफुल, जानबूझ के किया है, इंटेंशनल। ठीक है ना, अगर दीवार अपने आप गिर गई उसकी गलती नहीं है तो ऑब्वियसली तो उसने तो नहीं किया फिर वो। सी क्या आ गया, विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन, विदाउट परमिशन। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन कर दी बिना परमिशन लिए लैंडलॉर्ड से, और वो कैसी होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन, मटेरियली ऑल्टर्ड दी प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस एंड डिमिनिश दी वैल्यू, और उसकी वैल्यू जो है कम हो गई। अच्छा वाला गार्डन था लैंडलॉर्ड का आगे गेट के पास, वहां से एक कमरा निकाल देता हूँ, टेनेंट ने क्या किया, कमरा बना दिया। वो गार्डन की वजह ज्यादा उसकी वो वैल्यू थी, भाई अच्छा लग रहा था, अच्छा खासा घर दिख रहा था, अब पूरा ऐसे बना दिया उसको, जैसे वो बोलते हैं ना कबूतर खाना, वो बना दिया। ऑब्वियसली डिमिनिश द वैल्यू, वैल्यू डिमिनिश हो गई उसकी। डी, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। न्यूसेंस में क्या क्या आ जाएगा, डन एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपको दिया था। वो कहता है कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है इसलिए मेरे को चाहिए। वो क्या करता है, अब बच्चे तो बच्चे हैं, तैयारी करने आए थे, क्या किया, तैयारी की वजह लग गए खाने पीने गाने बजाने में, है ना, रात को 9 बजते ही डीजे स्टार्ट हो जाता है उनका, तो वो सब न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आ गया अब ई क्या कहता है, वही सबलेट कर दिया विदाउट परमिशन, होल या फिर पूरा का पूरा, पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस। 2F क्या है, प्रीमाइसेस। ठीक है, सबलेट कर दिया। F, टी ने क्या किया, रिनाउंस्ड हिज कैरेक्टर। अब टी का कैरेक्टर क्या था, वो एक इंसान का कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर नहीं है, मतलब वो किस कैपेसिटी में वहां पर था, दैट इज कैरेक्टर। वो कैपेसिटी थी उसकी टेनेंट की। सपोज कीजिए मिस्टर ए वाज अ टेनेंट ऑफ मिस्टर एल। ठीक है, अब मिस्टर ए का कैरेक्टर क्या है, इज अ टेनेंट। उसने रिनाउंस कर दिया, कहता है आज से मैं इस घर का मालिक हूँ। और क्या करता है वो, डिनाइज टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड एल। कहता है नहीं नहीं नहीं, ये किसी घर का मालिक नहीं है, मैं इस घर का मालिक मैं हूँ। प्लस अब यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि एल, जब ये बोल रहा है कि एल इस घर का मालिक नहीं है, तो एल ने उसको जो कहने को कंडोन्ड नहीं किया, कंडोन्ड कंडक्ट ऑफ टी। टी ए कंडक्ट को मतलब उसने नहीं माना, मतलब उसका ऑब्जेक्शन किया, तो एल को ऑब्जेक्शन करना है। प्लस एल ने अपना राइट वेव नहीं किया, वेव्ड हिज राइट, नॉट कंडोन्ड कंडक्ट ऑफ टी, नॉट वेव्ड हिज राइट। उसका राइट क्या है, एल का, ही इज ओनर, उसने अपना राइट नहीं छोड़ा, तभी इस ग्राउंड पर जो पिटीशन फाइल कर पाएगा एल। समझ में आया। अब आ गया जी, 9G भी आ ही जाएगा कभी ना कभी तो। 2G, 3G, 4G, 5G, जो स्पीड पहले 2G की होती थी ना, आज वही 4G की है। एंड आई थिंक कि इतना कोई फर्क नहीं है उसमें और इस स्पीड में, तो आई थिंक 9G भी आ जाएगा, तब भी वो 4G की तरह ही चलेगा। कहने को सब 3G 4G है, सब फोर्स्ड है। जी कहता है कि टेनेंट को दिया किसके लिए, पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल के लिए। उसने क्या दिया, कन्वर्ट टू कमर्शियल, घर में अपनी फैक्ट्री खोल दी, नॉट अलाउड। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया है तो रेजिडेंसी उसमें करना है, कमर्शलाइजेशन नहीं करना उसका। एच कहता है कि भाई जो एल ने टी को दिया था फॉर हिज सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सपोज कीजिए जो टी है वो का एम्प्लॉय भी है एल का, तो वो कहता है भाई मेरे पास ये घर है, आप यहाँ रह लीजिए, जब तक आप काम करेंगे यहाँ पे आप इस घर में रह लीजिए एज अ टेनेंट। टी ने काम छोड़ दिया, फिर एल ने उसे काम से निकाल दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको इविक्ट करवा सकता है। टी लेफ्ट सर्विस छोड़ दी उसने। अब क्या आ गया, आई एल रिक्वायर प्रीमाइसेस कहाँ पर है, 2F में, रिक्वायर 2F बोनाफाइडली, उसको खुद जरूरत है घर में, बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दी, मकान चाहिए। पहले छोटा घर था लेकिन वो बड़ा घर उन्होंने किराए पे दे दिया, खुद छोटे में रह रहे थे, लेकिन अब फैमिली बड़ी हो रही है तो बड़ा घर चाहिए भाई। ठीक है, तो खाली करवा लीजिए। जे आ गया, टेनेंट ने अपना मकान बना लिया, बिल्ट और एक्वायर्ड प्रीमाइसेस, टेनेंट अब खुद लैंडलॉर्ड बन गया है। जे हो गया। के प्रीमाइसेस 2F नॉट यूज्ड फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक यूज ही नहीं किया। 6 महीने कब से, इमीडिएटली बिफोर फाइलिंग ऑफ पिटीशन। एल क्या आ गया, लैंडलॉर्ड को अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है कि भाई आपके यहाँ बहुत ओवर क्राउडिंग है, आप इसको जो है खाली करवाइए। 5 लोगों के रहने की जगह है, उसमें आपने 20 लोगों को रुकवा रखा है, निकलवा सकते हैं, अथॉरिटी से ऑर्डर मिला। एम, लैंडलॉर्ड वांट्स टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन, या तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है ये इस पे यहाँ कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन होगी, या फिर जो बिल्डिंग है वो अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। जो 2F है वो अनफिट है, मतलब बहुत पुराना घर है, गिर सकता है, कभी भी छत गिर सकती है,
नुकसान हो सकता है किसी को। अगर आपने वो गुलाबो सितारा मूवी देखी हो तो वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ओवर क्राउडिंग का और अनफिट फॉर यूज, अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन क्या होता है। पूरी मूवी ऐसी है, वो रेंट कंट्रोल के ऊपर ही है, ठीक है, वो देख लीजिएगा एक बारी। तो ये ग्राउंड्स हो गए सेक्शन 9 के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ऑलराइट, आप इस चार्ट को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपको चार्ट नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से बना लीजिएगा कहीं एक बड़े से पेज पर, ताकि आपको ग्राउंड्स फॉर इविक्शन जो याद रह जाए। सो दिस वाज सेक्शन 9। सो सेक्शन 9 इज ओवर। तो ये हमने सेक्शन 9 जो है पूरा कर लिया है, सारे ग्राउंड्स कर लिए हमने। अब आ गया सेक्शन 10, राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। अब इमीडिएट पोजेशन चाहिए, मतलब इमीडिएट इविक्शन करवाना है, ठीक है। देखिए इसके भी नोट्स बनाते हैं। चलिए सेक्शन 10, राइट ऑफ एल। एल कहाँ पर है? 2C में। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, कई लोग होते हैं ना कि उनको इरिटेशन हो जाती है बार बार ऐसे करने से, बट इट इज वेरी गुड फॉर यू बिकॉज ऐसे आपको याद रहेगा, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इवन इफ यू आर फीलिंग इरिटेटेड, तो मतलब आप किसी चीज पर इरिटेट हो रहे हैं, किस चीज पर इरिटेट हो रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रहेगी, यार उस टीचर ने बड़ा इरिटेट किया था बार बार बोल के। मान लीजिए पेपर में वही क्वेश्चन आ गया, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन ही पूछ ली, कहाँ पर है, ऑब्वियसली आपको याद आ जाएगा जी हाँ जी उस टीचर ने हमको इरिटेट किया था इतना बोल बोल के, तो 2C था वो तो हम भूल ही नहीं सकते। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। राइट ऑफ लैंडलॉर्ड किसका राइट है? टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन। कब ले सकता है? लिखा हुआ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग द कॉन्ट्रैरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और यूसेज। कॉन्ट्रैक्ट और यूसेज के उसमें है ये। लैंडलॉर्ड शैल ऑन पिटीशन बीइंग फाइल्ड इन दिस बिहाफ एंड ट्राइब्यूनल। तो कैसे लेगा? हाउ, कैसे करेगा इमीडिएट पोजेशन? हाउ, पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? हाउ, बाय फाइलिंग पिटीशन बिफोर RT। रेंट ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है? लिखी हुई है 2G में। अब लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड बी एंटाइटल्ड, ये सब लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में। एल शैल बी एंटाइटल्ड इमीडिएट बेसिस। कब? इफ ही कौन? एल इज और वाज ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री यूनियन, है या फिर वाज मेंबर ऑफ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। किसकी ओर से होती हैं ये? ऑब्वियसली यूनियन की होती हैं। यूनियन में मतलब लिखा ना आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री, एयर फोर्स, नेवी, ठीक है। तो किसी में भी था वो। ही इज रिटायर्ड और अबाउट टू बी रिटायर्ड, या तो रिटायर्ड हो चुका है या फिर होने वाला है। अगर रिटायर्ड होने वाला है, नहीं हुआ है, तो व्हेन ही कैन फाइल पिटीशन, इस केस में 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट फाइल कर सकता है या फिर 1 ईयर बिफोर एंड 1 ईयर आफ्टर। तो 1 ईयर इज लिमिटेशन पीरियड। भैया अब रिटायरमेंट होने में कितने साल बाकी हैं आपके? 2 साल बाकी, जब 1 साल रह जाए तब आना। कितने साल हो गए रिटायरमेंट हुए जी? 3 साल हो गए रिटायरमेंट हुए। फिर 3 साल से आपने क्यों नहीं लिया? तो उस टाइम पे नहीं लिया तो आज कैसे जरूरत पड़ गई? तो आज अगर जरूरत पड़ी है तो इमीडिएट पोजेशन नहीं मिलेगा, आप इविक्शन के लिए जाइए सेक्शन 9 में। तो 1 ईयर आफ्टर और बिफोर रिटायरमेंट। तो ये था क्लॉज ए में। अब आगे क्लॉज बी, तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है? इज और वाज क्या था? एम्प्लॉई इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, किसी में भी, मतलब ही वाज ए पब्लिक सर्वेंट। कहने का मतलब ये है। फिर से वही नीचे क्या रहेगा? सेम 1 ईयर बिफोर और आफ्टर द रिटायरमेंट वो पिटीशन फाइल कर सकता है, ठीक है। अब आ गया सी, हैज बिकम सीनियर सिटीजन। हो सीनियर सिटीजन हो गया। और सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? 65 ईयर्स ऑफ एज, ये लिखी हुई है डेफिनेशन 2H में। 2H सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो कि 65 ईयर्स एंड अबव हो। तो ये 3 तो हो गए आपके सबसेक्शन 1 की क्लॉज 1 के सब क्लॉज A, B एंड C। अब आता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कह रहा है? भाई जो L था, L मतलब लैंडलॉर्ड, 2C was in armed forces, army, navy, air force, died during their, मतलब during the course of his employment उसकी डेथ हो गई, during service, देश की सेवा में वो शहीद हो गए, या फिर वैसे डेथ हो गई during service किसी इलनेस से। तो डिपेंडेंट LRs, डिपेंडेंट जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, दे कैन फाइल पिटीशन फॉर इमीडिएट पोजेशन। कब कर सकते हैं? 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डेथ। डेथ से 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पिटीशन फाइल करनी है। अब है क्लॉज 3, फिर से डेथ हो गई लैंडलॉर्ड की, डेथ ऑफ L, तो विडो ऑफ L वो कर सकती है फिर से वही विद इन 1 ईयर फ्रॉम DOD, डेट ऑफ डेथ से 1 ईयर। ऑलराइट, तो ये हो गया, यहाँ तक है सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1, वो हमारा यहाँ पर हो गया है। अब देखिए आगे सेक्शन 10 ही चल रहा है, सब सेक्शन 2 आ गया। अब L है लैंडलॉर्ड, लेट आउट मैनी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उसके पास। तो जो पिटीशन फाइल करेगा फॉर इमीडिएट पोजेशन इज मेंटेनेबल, किसके लिए? ओनली फॉर 1 चूजन प्रीमाइसेस। ठीक है, मैंने लिखा है 2F, याद रहेगा ऐसे।
प्रीमाइसेस, उसको एक प्रीमाइस चूज करना है उसमें से, उसी के लिए वो फाइल कर सकता है फिर। एंड एक कंडीशन और है, तो ये दो क्या हो गई, दीज आर कंडीशंस, कंडीशन 1 कंडीशन 2। दूसरी कंडीशन क्या है, दैट पेटिशनर कौन होगा, ऑब्वियसली एल, नॉट रिजाइडिंग इन म्युनिसिपल एरिया। कौन सा म्युनिसिपल एरिया, सेम म्युनिसिपल एरिया जिसके लिए उसने वो चूज किया है प्रीमाइसेस, उस प्रीमाइसेस के लिए। मतलब सपोज कीजिए कि एल जो है वो रहता है सीकर में, उसका जो घर है वो है जयपुर में। एल गुजर गया, उसकी विडो आई, लेकिन इनके और भी घर जोधपुर में भी है, ठीक है। लेकिन कहती है जयपुर वाला खाली करवाना है जी। अब ये करवा सकता, अगर वो जयपुर में ही रहता, जयपुर के लिए ही करवा रहा है, तो नहीं करवा सकता था, फिर नहीं एप्लीकेबल होती है पेटिशन। तो ये हो गया सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10। अब आ गया सब सेक्शन 3 क्या कहता है, देखिए, एल ने प्रीमाइसेस रेंट पे दे दिया, लेट आउट टू एफ, आफ्टर दैट बिकम हैंडीकैप। और लेट आउट कौन सा किया है, ग्राउंड फ्लोर। परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, किसको हुई, एल को हो गई। और फिर अब उसको चाहिए रेजिडेंस, वो खुद फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था, ग्राउंड फ्लोर दे दिया रेंट पे। उसके बाद क्या हुआ, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। अब क्या करेगा, ऑब्वियसली उसको ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, अभी नहीं चल पा रहा है, वो पैर में कुछ ऐसा हो गया। और परमानेंट डिसेबिलिटी कैसी, ड्यू टू विच नॉट एबल टू यूज स्टेयर, सीढ़ियां ना चढ़ पा रहा है ना उतर पा रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब उसके पैर में परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, अब वो चल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पर खुद रह रहा था, ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दे दिया, बेचारा के थोड़े दिन बाद एक्सीडेंट हुआ, पैर नहीं रहे, अब क्या करेगा, ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर खाली करवाना पड़ेगा, पेटिशन फाइल करेगा। क्या देना पड़ेगा उसको, सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वो ग्राउंड फ्लोर के पोजेशन लेने, इमीडिएट पोजेशन लेने के लिए से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा उस परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए। अब इसमें एक प्रोवाइजो भी है, क्या प्रोवाइजो है कि टेनेंट एग्रीज टू एक्सचेंज लैंडलॉर्ड ऑन, ये घर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ था पहले लैंडलॉर्ड, यहाँ था वो टेनेंट। अब टेनेंट कहता है कि ठीक है आप नीचे आ जाओ, मैं ऊपर चला जाता हूँ। टेनेंट इज एग्री टू कम हियर एंड लैंडलॉर्ड इज एग्री टू कम हियर। तो क्या होगा, आरटी शैल गिव इमीडिएट पोजेशन, देना पड़ेगा उसे ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज आरटी सीज फिट, ठीक है। अब आ गया सब सेक्शन 4। आप सोच रहे होंगे कि मैं डिफरेंट कलर्स के पेन क्यों यूज कर रहा हूँ। सी दिस इज ए स्ट्रेटेजी कह लीजिए या फिर एक माइंडसेट कह लीजिए। अगर आप डिफरेंट कलर से भी अलग अलग सेक्शंस लिखते हैं, सब सेक्शंस लिखते हैं, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है, वो फिर अच्छे से हाईलाइट रहता है कि हाँ दिस इज डिफरेंट वन, उसमें मिक्स नहीं होता, तो कंफ्यूजन नहीं बनती। फिर अब कहता है कि लैंडलॉर्ड ने टेकन इमीडिएट पोजेशन फ्रॉम आरटीआर, इमीडिएट पोजेशन दे दिया। अब लैंडलॉर्ड कहता है कि यार नहीं मैं तो फिर से रेंट पे चढ़ाऊंगा, तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैन नॉट लेट आउट अगेन फॉर 3 years। अगर उसने ऐसा किया, इफ लेट आउट, तो क्या होगा, टेनेंट कैन आस्क फॉर रिस्टोरेशन, तो फिर से रिस्टोर कर लेगा वो, आस्क फॉर रिस्टोरेशन, ठीक है, वाया फाइलिंग पेटिशन फॉर रिस्टोरेशन, ठीक है। सेम कंडीशन कहाँ पर थी, 9 के क्लॉज आई में, तो वहाँ था ना बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए खाली करवा रहा है, फिर किसी और को दे दिया, तो वो नहीं कर पाया। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, टेनेंट जो है आस्क फॉर रिस्टोरेशन। ओके, सो यहाँ हमने सेक्शन 10 जो है वो पूरा कर लिया है, सारे सेक्शन हमने कर लिए, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है ट्राइब्यूनल शैल डिस्पोज विद इन पीरियड ऑफ, अब इसको हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। अगर ऐसा किया, इन केस प्रीमाइसेस आर लेट आउट, टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, कैसे, बाय एप्लीकेशन मूव टू रेंट ट्राइब्यूनल। प्रोसीजर कौन सा होगा, सेक्शन 16 वाला। अब आ गया चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या कहता है, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट्स। भाई इलीगली उसको इविक्ट कर दिया, तो किसी भी टेनेंट को अगर अपने इविक्ट करवाना तो कैसे करवाना होगा, लीगली नॉट इलीगली। तो देखिए सेक्शन 11 क्या कहता है कि अगर आपने टेनेंट को डिस्पोजेस किया विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ही मे विदिन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज ऑफ डिस्पोजेशन फाइल ए पिटीशन बिफोर आरटी, तो वो 30 दिन के अंदर आरटी के पास जा सकता है, ठीक है। तो लिमिटेशन पीरियड कितना है यहाँ पर, 30 days का। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट जो है लागू हो रहा है उस प्रीमाइसेस पर। अगर कोई ऐसा प्रीमाइसेस है जहाँ पर ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो है लागू नहीं होता, तो फिर कहाँ पर जाएगा वो पोजेशन के लिए, देन ही विल गो अंडर SRA सेक्शन 6, ठीक है ना, जहाँ पर डिस्पोजेशन विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट है सेक्शन 12। देखिए 12 के थोड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज इट्स बिग सेक्शन। तो देखिए सेक्शन 12 क्या कहता है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है। सेक्शन 11 में क्या हुआ है, इलीगल डिस्पोजेशन, तो पेटिशन फाइल कर दी। पेटिशन के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, एफिडेविट प्लस डॉक्यूमेंट कि आप टेनेंट थे, पोजेशन में थे। डॉक्यूमेंट कौन सा, रेंट
एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट ऑब्वियसली अगर रेंट एग्रीमेंट है आपके पास तभी ये रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा। अब फिर ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अपॉन फाइलिंग पिटीशन शैल इशू नोटिस कंपनी विद कॉपीज ऑफ पिटीशन एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स फिक्स अ डेट नॉट लेटर देन 21 डेज। तो नोटिस देंगे किसको? एल को। डेट 21 डेज, ठीक है ना। नॉट लेटर देन मतलब विद इन 21 डेज करनी है आपने। फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस और नोटिस रिक्वायरिंग लैंडलॉर्ड टू सबमिट रिप्लाई। किसके लिए 21 डेज? फॉर रिप्लाई। ऑब्वियसली अब यहाँ पर क्या हो गया? टी वर्सेस एल है तो रिप्लाई कौन देगा? एल। पिटीशन किसने फाइल करी है? टी ने। टी वर्सेस एल है तो रिप्लाई कौन फाइल करेगा? एल। टी ने क्या किया? पिटीशन। और सर्विस ऑफ नोटिस कैसे होगी? जैसे सम्मन्स की होती है सिविल कोर्ट में वैसे सेम रहेगी, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एनी मेथड और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। 3 क्या कहता है? लैंडलॉर्ड एल में सबमिट रिप्लाई कब? विद इन 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो नोटिस की डेट से 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है रिप्लाई फाइल करना है। और अगर इफ टी वांट्स में फाइल रीजॉइंडर। रीजॉइंडर कितने दिन में फाइल करेगा? वो कर सकता है 7 डेज में, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज पिटिशनर में फाइल रीजॉइंडर आफ्टर सर्विंग द कॉपी ऑन द लैंडलॉर्ड। पिटीशन डिस्पोज ऑफ कब करनी है? 90 डेज में। ऑल्सो अवार्ड कंपनसेशन आर ट्राइब्यूनल अवार्ड कंपनसेशन टू टेनेंट। और क्या होगा देखिए, डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? पिटीशन बाय ऑर्डरिंग इमीडिएट रिस्टोरेशन, है ना। तो ये अवार्ड आ जाएगा, फिर उसको अलग से कंपनसेशन भी मिल सकता है। ऑलराइट, तो अभी चैप्टर 5 क्या कहता है देखिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल प्रोसीजर एंड रिवीजन रेंट, ठीक है। कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी ट्राइब्यूनल? तो सेक्शन 13 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल रेंट ट्राइब्यूनल के बारे में। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एट सच नंबर एट सच प्लेसेज डीम नेसेसरी, जहाँ भी होंगे। वेयर 2 और मोर रेंट ट्राइब्यूनल्स आर कंस्टिट्यूटेड इन एनी एरिया स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम। अब क्वेश्चन आ जाए, क्या एक जगह पर 2 RT हो सकती हैं? यस, बिल्कुल हो सकती हैं, लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में। तो बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही स्टार्टिंग में, जब हमने रेंट ट्राइब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल एंड रेंट अथॉरिटी के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स 13 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल, ठीक है। वहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया 13 में। फिर 14 से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। तो 13, 14, 15, 16, 17, 19 इन सब में क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर। बीच में सिर्फ एक सेक्शन है 18 जिसमें कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने एक चार्ट जो है अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप जो है तो 50% क्वेश्चन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज यही इसी चार्ट से 50% से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं सेक्शन से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने प्रोसीजर लिखा है, ये है सेक्शन 14, सेक्शन है सामने 15, 16 एंड 19, ठीक है। 18 क्यों नहीं? जुडिक्शन है वो रेंट ट्राइब्यूनल का। तो उसके लिए क्या करना देखिए, पहले प्रोसीजर 4 किसके लिए? रिवीजन ऑफ रेंट के लिए। 15 में क्या लिखा हुआ है? इविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए। फिर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन लेना है अगर आपने तो 16 में, और अपील टू अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल करना है तो सेक्शन 19 में। तो 14 में क्या हुआ देखिए, पहले आप जो है रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे पिटीशन फाइल करने के लिए। कौन करेगा? फाइल्ड बाय लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। लेकिन ये अपील में यहाँ पर सिर्फ एग्रीड पर्सन, तो वो लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, ऑब्वियसली टेनेंट भी हो सकता है। अगर रेंट ट्राइब्यूनल का उनको नहीं ठीक लगा डिसीजन, तो अगर अपील में जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली तीनों सेक्शंस में लैंडलॉर्ड ही जो है पिटीशनर है। फिर क्या होगा उसके बाद देखिए, प्रोसीजर है ये यहाँ पर किसके लिए? जो सेक्शन है वो, ठीक है। तो यहाँ से होता है स्टार्ट। फर्स्ट क्या होगा? पिटीशन फाइल करेंगे। तो कौन करेगा? दूसरा स्टेप। ये हो गया थर्ड स्टेप। फिर पिटीशन अपने फाइल कर दी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो रेंट ट्राइब्यूनल है वो इशू करेगी नोटिस, और साथ में जो नोटिस देंगे जो रेस्पोंडेंट है, जो टेनेंट होगा, ऑब्वियसली कॉपीज ऑफ पिटीशन भी देना है, एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्स भी देना है। किसको देंगे? टू टेनेंट। प्लस रेंट ट्राइब्यूनल जो एक डेट फिक्स कर देगी, फिक्स अ डेट ऑफ 30 डेज कि वो अपीयर हो, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा रिप्लाई। टेनेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस क्या देगा? रिप्लाई। तो ये मैक्सिमम पीरियड है 30 डेज। लैंडलॉर्ड ने अगर रीजॉइंडर फाइल करना है तो डेट ऑफ रिप्लाई से जो है 15 डेज के अंदर आप जो है रीजॉइंडर फाइल कर सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद होगी हियरिंग। रेंट ट्राइब्यूनल है वो डेट फिक्स करेगी। अब देखिए मैंने ये निशान बनाया है, ठीक है। यहाँ चार्ट के आखिर में मैंने लिख भी दिया है, मीन्स नॉट एक्सीडिंग, मतलब मैक्सिमम 90 डेज का पीरियड लेना है आपने डेट फिक्स करने के लिए। तो 90 डेज के पीरियड में कोई भी डेट जो है दे सकते हैं आप। फिर अगर इंक्वायरी करनी तो कैसी होगी इंक्वायरी? समरी इंक्वायरी होगी,
पेटिशन डिस्पोज ऑफ मैक्सिमम कितने दिन में पेटिशन डिस्पोज ऑफ करनी है, तो मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर करनी है 150 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू टेनेंट। और अगर आपने अपील करनी है फिक्स डेट फॉर अपील बिफोर ART तो 2 to 6 months। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, सारा ये सेक्शन 17 में लिखा हुआ। आप जो है इस चार्ट को बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ट आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप पेज से बना लेंगे तो आप इवन आप एग्जाम में भी जा रहे हैं तो वहाँ अपने साथ ले जा सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही आना है इस चार्ट में से। यहाँ पूछ लेंगे 30 डेज का टाइम, यहाँ 30 डेज का रिप्लाई कितने दिन में देगा, तो नोटिस देते हैं तो डेट फिक्स करें कितने दिन की होती है, वो 30 दिन की होती है, ठीक है। ऐसे जब इविक्शन का आएगा तो वो भी लैंडलॉर्ड इविक्ट कराएगा टेनेंट को, फिर इशू नोटिस कर देगी किसको, कॉपीज वही उसके साथ ही 30 डेज में फिक्स डेट करेंगे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। टेनेंट फिर से रिप्लाई कितने दिन में देगा, देखिए लिखा हुआ ना, फिक्सिंग रेट नॉट लेटर देन 30 डेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर टेनेंट मे सबमिट हिज रिप्लाई विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 डेज। और ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शेल इशू नोटिस अकम्पनीड बाय कॉपीज ऑफ पिटीशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिक्सिंग अ डेट नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू नोटिस रिक्वायर टेनेंट टू सबमिट रिप्लाई अकम्पनीड बाय एफिडेविट। मतलब 30 डेज में रिक्वायर करेगा टेनेंट को रिप्लाई फाइल करने के लिए, और रिप्लाई फाइल के लिए इसको कितने दिन का टाइम मिलेगा, उसको मिलेंगे 45 डेज, ठीक है। तो उसको 45 डेज के अंदर जो है रिप्लाई फाइल करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या रिक्वायर, शेल रिक्वायर टेनेंट टू सबमिट हिज रिप्लाई विद इन 30 डेज। फिर क्या है, मैक्सिमम कितना हो गया, फिर 45 डेज। फिर से वही रिजाइंडर फाइल करना 30 डेज में करना है। फिर टोटल मैक्सिमम हियरिंग डेट कब फिक्स करनी है, 180 डेज के अंदर अंदर करनी है। उसके बाद समरी इंक्वायरी हो सकती है, और मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा, 240 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस टू टेनेंट। ऑलराइट। फिर यहाँ पर इविक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना रेंट ट्राइब्यूनल जो है कंसीलिएशन और सेटलमेंट का भी सहारा ले सकते हैं। भाई हाँ, कंसीलिएट कर लो अपने आप में, टाइप ऑफ मीडिएशन। एंड अगर आपने एग्जीक्यूशन करवाना है, मान लीजिए डिक्री आ गई लैंडलॉर्ड के फेवर में, ठीक है, आपने वो एग्जीक्यूट करवानी है, तो अगर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस है आपका तो 3 मंथ से पहले आप जो उसका एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, कि अगर कमर्शियल है तो 6 मंथ से पहले नहीं करवा सकते। एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम देंगे, भाई हाँ अपने आप खाली कर दे, नहीं करता फिर उसके बाद आप जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये हो गया 15। और देखिए 16 क्या कहता है, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन। अगर आपने इमीडिएट पोजेशन लेना है तो कौन कौन ले सकता है इमीडिएट पोजेशन, वहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप आर्म्ड फोर्सेज में थे, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो जिसके लिए हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, ये 14 में जो प्रोसीजर है कौन सेक्शन के लिए, ये है 4, 6 and 7, जहाँ पर रिविजन ऑफ रेंट है। इविक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में। एंड रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन कहाँ पर है, आपके सेक्शन 10 में। तो 10 में लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन पर्सन जो है इमीडिएट पोजेशन जो है उसके लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। आर्म्ड फोर्सेस का हो, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, सीनियर सिटीजन हो, या फिर जो परमानेंटली डिसेबल हो गया, चल नहीं सकता, ठीक है, विडो हो गई, तो वो सब जो है इमीडिएट पोजेशन के लिए जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर से वही इशू नोटिस करना है, कॉपी देनी है, पिटीशन की डॉक्यूमेंट देने, 30 डेज में फिर जो है फिक्स करेंगे डेट को। रिप्लाई कब देगा टेनेंट, वही 30 डेज का टाइम है यहाँ पर। फिर रीजेंडर कितने दिन में देना है, 15 डेज में। सिर्फ जो इविक्शन वाले में ना उसमें रीजेंडर के लिए 30 डेज दिया है, अदरवाइज दोनों में जो है 15 डेज ही है। अब यहाँ पर जो रेंट ट्राइब्यूनल है वो डेट फिक्स करेगी, कितने दिन में करनी है डेट फिक्स, 90 डेज। फिर से वही समरी इंक्वायरी हो सकती है। पिटीशन डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करनी है, 150 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू टेनेंट। अब लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 120 इफ RT नीड्स टू डिसाइड इफ लैंडलॉर्ड फॉल्स अंडर सेक्शन 1 and 3। अगर रेंट ट्राइब्यूनल डिसाइड करना चाह रहा है कि क्या ये रियली सेक्शन 10 में ये फॉल करते हैं, तो वहाँ पर अब जो है नॉट एक्सीडिंग 120 डेज है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखने हैं। फिर आ गया अपील। देखिए जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो उसी टाइम पर जो है अगर आपने अपील करनी, बोलेंगे जी हाँ आप रेंट ट्राइब्यूनल को हम अपील करना चाह रहे हैं, तो उसी टाइम पर आपको जो है उसी टाइम पर रेंट ट्राइब्यूनल जो है एक डेट फिक्स कर देगी, नॉट एक्सीडिंग बियॉन्ड 2 months एंड नॉट एक्सीडिंग 6 months, कि भाई आप इस डेट को जो है ART के पास अपीयर होंगे, ठीक है, फॉर अपीयरेंस बिफोर ART। एंड अपील फाइल करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 60 डेज, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 60 डेज। ऑलराइट। कौन करेगा, एग्रीड पर्सन करेगा, नोटिस टू रिस्पोंडेंट करेंगे। रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है, लैंडलॉर्ड भी, टेनेंट भी। यहाँ एग्रीड पर्सन कौन हो सकता है, लैंडलॉर्ड भी, टेनेंट भी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अपील है टू अपीयर ऑन डेट फिक्स बाय द रेंट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 17। तो 17 जो डेट फिक्स की थी उस दिन पे आपको अपीयर होना है, ठीक है। फिर से वही डेट फिक्स करेंगे, रेस्पोंडेंट टू अपीयर 30 डेज का टाइम है, राइट। हियरिंग की डेट फिक्स हो जाएगी फिर कब, 45 डेज के लिए फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस। एंड अपील आपने कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करनी है टोटल 180 डेज में। अब जो अपीलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल, उसके आगे कोई अपील नहीं हो सकती, ठीक है।
अब अपील नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है, क्या रिवीजन हो सकता है, यस, या फिर रीट पिटीशन लग सकती है, यस, एंड मे बी अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो स्पेशल लीव पिटीशन पे। तो ये प्रोसीजर हो गया यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 19 में। ऑलराइट, तो हमने देखिए 5 सेक्शन जो है फटाफट से कर लिया, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे हमें। आप इस चार्ट को जो है बना लीजिएगा अच्छे से देख के, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आराम से बना लीजिए, आपको ये हमेशा याद रहेगा। फिर अभी हमने 19 किया, अभी 18 में देख लेते हैं एक बारी। इन द एरिया टू विच एक्ट एक्सटेंड्स, एरिया कौन से हैं वो, म्युनिसिपल। ओनली आरटी एंड नो सिविल कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू हियर एंड डिसाइड द पिटीशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो मतलब आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, नो सिविल कोर्ट, प्रोवाइडेड दैट आरटी शैल इन डिसाइडिंग सच पिटीशन। चैप्टर 2 and 3 क्या है, रिवीजन ऑफ रेंट एंड इविक्शन डू नॉट अप्लाई, हैव ड्यू रिगार्ड द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी सब्सटेंटिव लॉ एप्लीकेबल इन सच मैनर एज द लॉ वुड हैव अप्लाइड, ब्रॉट बिफोर अ सिविल कोर्ट बाय वे ऑफ सूट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो बेसिक सा वो है कि इट इज मैंडेटरी इन राजस्थान टू गेट इट रजिस्टर्ड, टू गेट योर रेंट योर लीज डीड जो रजिस्टर करवानी है यहाँ पर रेंट अथॉरिटी के पास, ठीक है ना। जब आपने करा लिया तभी आप जो है इसमें फॉल करेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पर अब आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर जो है लीज ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर सिविल सूट डाल सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर दैट नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू एम्पावर एंड ट्रैवल टू एंटरटेन अ पिटीशन इन्वॉल्विंग सच डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड टू विच प्रोविजन ऑफ राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एंड राजस्थान प्रीमाइसेस रिक्विजिशन ऑफ इविक्शन ऑर्डिनेंस अप्लाई, ठीक है। जिन पर ये अप्लाई होता है वहां पर ये आरटी का जुरिडिक्शन नहीं है, ओके। वेयर पिटीशन ओनली फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और अरियर्स इज फाइल्ड, द टाइम शेड्यूल प्रोसीजर इन्यूमरेटेड इन सेक्शन 14 शैल मिटेटिस मिटेंडिस अप्लाई टू सच पिटीशन। मतलब आप जो है अनपेड रेंट या फिर अरियर्स लेने हैं, भैया आपने बहुत महीने से रेंट पे नहीं किया है, उसके लिए आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जो प्रोसीजर सेक्शन 14 में है वही रहेगा। फिर मिटेटिस और मिटेंडिस मतलब सेम टाइप, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ सेम टाइप। सेक्शन 14 किसके लिए है, रिवीजन ऑफ रेंट के लिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। और रिवीजन कौन चैप्टर में, चैप्टर 2 में है। एंड सेक्शन कौन कौन से, 6 and 7। 6 है पुरानी के लिए, ओल्ड के लिए, 7 है न्यू प्रीमाइसेस के लिए, न्यू टेनेंसीज के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, देखिए। तो इसी तरीके से हमने याद करना है। ऑलराइट, आगे लिखा हुआ है 18 के सबसेक्शन 3 में, द पिटीशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इज फाइल्ड, 18 का 3, वेयर द पिटीशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इज फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस टेनेंसी टू विच प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 डू नॉट अप्लाई। तो वहाँ क्या होगा, सेक्शन 15 का चल जाएगा प्रोसीजर। जिन सेक्शन पर जो है चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते, वो कहाँ पर नहीं होते, वो लिखा हुआ है आपके सेक्शन 3 में, जहाँ पर जो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस हैं रेंट पर, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटी है, PSUs हैं, तो वो सब वहाँ पर लिखा हुआ है। तो उन पर अप्लाई नहीं होता 2 and 3। तो वहाँ पर कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा, 15 का। 15 किसके लिए है, इविक्शन ऑफ टेनेंसी, इविक्शन के लिए है, ठीक है ना। सेक्शन कौन कौन से हैं, 8, 9 and 10। ऑलराइट, अब आगे क्या, पिटीशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द आरटी विद इन लोकल लिमिट्स हुज जुरिडिक्शन द प्रीमाइसेस सिचुएटेड। तो मतलब ये क्या हो गया, लोकल जुरिडिक्शन। सो हमने यहाँ पर सेक्शन 18 भी कर लिया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज रिप्लाई फॉर दैट। अब आ गया सेक्शन 19A। 19A कब आया है, ये 19A ऐड हुआ था 2017 की अमेंडमेंट से, और वो कब आई थी, वो आई थी 18/10/2017 को। तो वहाँ क्या लिख दिया गया, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड अरियर्स देयर ऑफ ड्यूरिंग pendency of petition, मतलब it is a type of interim relief on application of landlord tribunal shall, after hearing the parties on the petition as the case, order the tenant shall pay the landlord all dues on account of rent forthwith and shall continue to pay the rent in dependency of the petition or appeal। भाई डिसाइड करेंगे आखिर में, वो बाद में करेंगे, पहले आप जो है रेंट दीजिए, हर महीने दीजिए इनको, लैंडलॉर्ड को, ठीक है ना। एज द केस मे बी एज व्हेन इट बिकम्स ड्यू, और ड्यू कब होता है, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया है तो उस डेट को, एग्रीमेंट की डेट, अगर नहीं लिखा हो तो कब होगा, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड ये कहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हमने ये सेक्शन पढ़ा था, ये लिखा हुआ है आपके सेक्शन 5 में। ओके, कब देना है, कैसे देना है रेंट। चलिए चलते हैं आगे, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स। रेंट ट्राइब्यूनल ने जो भी ऑर्डर दिए हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे करवाएंगे आप, रेंट ट्राइब्यूनल का कैसे करवा सकता है, फाइनल ऑर्डर ऑफ एनी अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट बाय अडॉप्टिंग वन और मोर मीन्स। कैसे, अटैचमेंट, सेल ऑफ इमूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, अरेस्ट या डिटेंशन भी हो सकता है, या फिर उसे खाते जो है वो उनमें से पैसा निकाल के दे सकते हैं, अटैचमेंट हो जाएगी उनके खाते
फ्रीज हो जाएंगे, सीज कर लेंगे खातों को। अटैचमेंट ऑफ सैलरी अलाउंस, गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर, और एम्प्लॉय नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल अथॉरिटी, वट एवर इट इज। अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज कमिश्नर ऑन सच रेमुनेशन में फिक्स, बट डिप्यूटिंग एनी ऑफिसर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू द एप्लीकेंट, और पोजेशन भी दिलवा सकते हैं। तो इस टाइप में जो है एग्जीक्यूशन हो जाएगा। फिर क्या होगा एग्जीक्यूशन होने के बाद, ये टाइप्स दे दिए कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो 6 टाइप हैं, अरेस्ट, अटैचमेंट, अटैचमेंट सेल, अरेस्ट डिटेंशन, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट के, अटैचमेंट ऑफ सैलरी, और फिर कमिश्नर, फिर डिलीवरी, ठीक है। ए 4A है, SDBS। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, अपना कुछ बना सकते हैं, कुछ सीक्वेंस। देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में, ट्राइब्यूनल में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और अदर ऑर्डर पास रिक्वायर द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी और पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी हेल्प ली जा सकती है। अभी कोई बंदा खाली नहीं कर रहा है, नहीं राजी खाली करने को। इफ द टेनेंट डज नॉट वैकेट द प्रीमाइसेस विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन, ही शैल बी लायबल, क्या, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन टू पे मीन प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 2 times ऑफ द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस। अगर आपने 3 महीने के अंदर डेट ऑर्डर हो गया, अभी खाली करो, सर्टिफिकेट दे दिया, आपने खाली नहीं किया, तो क्या आपको मीन प्रॉफिट देने पड़ेंगे जो भी आपने वहां से फायदा उठाया, और 2 times ऑफ रेंट जो है वो पे करना पड़ेगा, एंड 3 times फॉर द कमर्शियल पर्पस। तो ये भी जो है क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रेजिडेंशियल के लिए कितना होगा, 2 times, कमर्शियल के लिए कितना होगा, 3 times। ओके, दिस आर क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा इन पर। रेंट इन केस सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी पोजेशन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 16 में क्या है, और 3 times, अगेन 3 times किसके लिए, सेक्शन 16 इमीडिएट पोजेशन किसको देंगे, जो कि सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं, सब सेक्शन 1, 2, 3 वहां पर लिखा हुआ है। ऑलराइट। 4 है RT शैल कंडक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स in relation to final order or any other order act in summary manner में होगा, और डिस्पोज ऑफ कब करना है उस एग्जीक्यूशन पिटीशन को, विद इन 45 डेज। लिख लीजिए, मैक्सिमम 45 डेज है आपके पास एग्जीक्यूशन पिटीशन को डिसाइड करने के लिए। ऑलराइट। अब क्या एक्सप्रेशन क्या लिखी हुई है, फाइलिंग ऑफ एन अपील अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी और इमीडिएट विल नॉट सेव द टेनेंट फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे मीन प्रॉफिट। अब वो कहता है भाई मैंने अपील फाइल कर रखी है, अपील चलेगी अभी तो कई साल, का मतलब ये नहीं कि आप उसको मीन प्रॉफिट्स पे नहीं करोगे, पे करना पड़ेगा, अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर otherwise by ART or the court before which such order is challenged, ठीक है। If the order of the issue of recovery certificate is finally maintained, the tenant shall be liable to pay mean profit at the rate specified in subsection 3 from a date of which recovery certificate was initially issued, ठीक है ना, जो RT ने इशू किया था ना उस डेट से, और जब तक कि वो ऑर्डर हुआ है तब तक के जो है वो 2 times रेंट एंड मीन प्रॉफिट्स वो सब देना पड़ेगा। ये हो गया सेक्शन 20। अब देखिए 21 क्या कहता है, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल एंड ART। RT एंड ART का है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एवरी केस बिफोर RT एंड ART एविडेंस कैसे होंगे, शैल बी गिवन बाय एफिडेविट, जैसे सिविल में होता है, सिविल कोर्ट में होता है, CPC में लिखा हुआ है वैसे ही होगा, ठीक है। अगर नेसेसरी होगा, कॉल विटनेस फॉर एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, कैन यू प्रोड्यूस मे ऑर्डर अटेंडेंस एग्जामिनेशन, विटनेस को बुला सकते हैं, ठीक है। अब जो RT में जो पेटिशनर जो देगा ना, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो एविडेंस दिया, ठीक है, किसने, कौन कौन एविडेंस देगा, लैंडलॉर्ड, टेनेंट। तो जो इसने एविडेंस दिया उसको क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्टली मार्क एज एग्जिबिट 1, ठीक है, या फिर 2 जो भी है। और जो टेनेंट ने दिया है, जो रेस्पोंडेंट ने दिया है, उसको क्या लिखेंगे, एग्जिबिट A1 A2 इस टाइप में। और कैसे लिखना है, सो इन दी रेड इंक, ये भी पूछ लेंगे कौन सी इंक में जो एविडेंस एग्जिबिट होते हैं, है ना, रेड इंक में। फिर RT और ART शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ CPC, ये तो हर ट्राइब्यूनल के लिए कि दे आर नॉट बाउंड बाय द CPC, एंड शैल हैव पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर फॉर डिस्चार्जिंग, एंड शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन सिविल कोड। सिविल कोर्ट की जो पावर है वही इनकी पावर रहेगी। कौन कौन सी पावर है, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिव्यूइंग डिसीजन, देखिए लिखा हो ना यहाँ पर रिव्यू, अगर अपील नहीं है तो रिव्यू हो सकता है, ठीक है ना, बताया ना मैंने अभी, जब ART का डिसीजन फाइनल हो गया तो रिव्यू भी डाल सकते हैं आप। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट, डिसमिसिंग पिटीशन,
अब देखिए ये जो लिखे हुए हैं ना, इनमें से कुछ और लिख देंगे, बोलेंगे जी हाँ कौन सा नहीं होता। तो ये मान लीजिए 3 ठीक लिख दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दी अबव, तो नन ऑफ दी अबव वुड बी दी आंसर। तो ये ध्यान रखना है इनका। डिसमिस कर सकते हैं पेटिशन फॉर डिफॉल्ट या एक्स पार्टी कर सकते हैं। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिस ऑफ एनी पेटिशन फॉर डिफॉल्ट ऑर्डर पास बाय एक्स पार्टी। ब्रिंगिंग एलआरस ऑन रिकॉर्ड, अगर किसी की डेथ हो गई पेटिशनर की या फिर रेस्पोंडेंट की तो एलआरस को ले आएंगे। और एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और एडजमेंट नहीं मिलेगी विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन। बोलते हैं सर आज एडजमेंट दे दो, आज वकील साहब नहीं आए, क्लर्क नहीं आया मेरा, ऐसे सब बहाने बनाते हैं उसने ही फाइल रख दी कहीं पर, इस टाइप के, तो वो एडजमेंट नहीं मिलेगी। एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर आरटी और एआरटी शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 to 28, 196 IPC and it shall be deemed to be civil court for the purpose of 195 CRPC। अब देखिए यहाँ पर आ गया 21A। 21 में क्या लिखा हुआ है? पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ एविडेंस। किसका? आरटी और एआरटी का। अब इसमें क्या लिख दिया? प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ रेंट अथॉरिटी। तो कैसा रहेगा वो? रेंट अथॉरिटी का पावर कैसी है? जो कि सेक्शन 21 में लिखा हुआ है, शैल बी मिटेटिस एंड मिटेंडिस, मतलब सेम टाइप। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ सेम टाइप या सेम मैनर, व्हाइल एंटरटेनिंग हियरिंग डिसीजन, जो भी है, जो भी आरटी होगा वैसे ही पावर्स इसकी रहेंगी। अब मॉडल फॉर्म्स कहाँ लिखे हुए हैं? सेक्शन 22 में, जो कि स्केड्यूल ए, बी एंड सी, डी में दिए हुए हैं, उसको हम देखेंगे अभी। और देखिए सेक्शन 22 में जो लिखे थे मॉडल फॉर्म्स, स्केड्यूल ए में क्या है मॉडल फॉर्म? ये है रेंट ट्राइब्यूनल के पास जो ओरिजिनल पिटीशन है उसका फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन है कि रेंट ट्राइब्यूनल के पास जो पिटीशन लेके जाएंगे उसका फॉर्म कहाँ पर है? तो ए में है। एंड देखिए क्या लिखा हुआ? बिफोर रेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये भी क्वेश्चन है, शेड्यूल बी में लिखा हुआ है। फिर सी में क्या है? फिर फॉर्म सी में है, जो शेड्यूल सी है उसमें क्या है? रिकवरी सर्टिफिकेट। और फिर डी में क्या है? इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी के लिए आप रजिस्टर करवाने जाते हैं तब। अब आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। ये चैप्टर जो है नया ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 2017 में। डेट कौन सी थी? अक्टूबर 18। देखिए ये लिखा हुआ है इधर नीचे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। पहले ओरिजिनल एक्ट में रेंट अथॉरिटी को नहीं डाला गया था, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट से डाला गया है। तो रेंट अथॉरिटी सेक्शन 22A हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हमने सारी अथॉरिटीज़ डिस्कस करी थी वहीं पर कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं 22B पर। देखिए सेक्शन 22B कहता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट्स कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नो पर्सन शैल लेट और टेक ऑन रेंट एनी प्रीमाइसेस एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। लेट कौन करेगा? लैंडलॉर्ड। और टेक कौन करेगा? टेनेंट। एल से लेट, टी से टेक। मतलब जो भी मकान या प्रीमाइसेस आप जो है किराए पे देंगे, ठीक है, और किराए पे लेंगे, वो कैसे होना चाहिए? उसका होना चाहिए एक रेंट एग्रीमेंट, जो कि राइटिंग में होगा, इन राइटिंग लिखा हुआ होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए यहाँ पर नो ओरल, ओरल नहीं चलेगा। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 2017 अमेंडमेंट एक्ट। तो 2017 की जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कब आई थी? 18/10/2017। फिर लिखा हुआ है एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच एग्रीमेंट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रेंट अथॉरिटी बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जॉइंटली। और जो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैं वो जॉइंटली किसको देंगे पर्टिकुलर्स? उसके एग्रीमेंट के रेंट अथॉरिटी को। ठीक है, कौन से फॉर्म में देंगे? जो कि शेड्यूल डी में लिखा हुआ है। डी में क्या है? फॉर्म है उसका, कम्युनिकेशन टू रेंट अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट रेंट एग्रीमेंट। किस लिए देंगे वो? फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक, और फॉर्म कहाँ दिया हुआ है उसका? शेड्यूल डी में। देखिए क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। क्या ये पहले था टेनेंसी एग्रीमेंट की प्रोविजन? नो, 17 के बाद ही आया है। 17 की अमेंडमेंट कब आई है? 18/10/2017। बार बार याद दिला रहा हूँ। अब है सबसेक्शन 2, इन रिलेशन टू टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 2017 अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए इससे ऊपर, इसके बाद, इससे पहले हो गया और इसके बाद क्या है? एन एग्रीमेंट हैविंग ऑलरेडी बीन एंटर्ड इनटू द पर्टिकुलर्स देयरऑफ शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रेंट अथॉरिटी इन फॉर्म स्पेसिफाइड इन शेड्यूल डी। ठीक है, देखिए दो बातें होंगी अब, या तो जो रेंट एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होगा या तो ओरल होगा, नहीं होगा मतलब। ठीक है, अगर राइटिंग में है तो कम्युनिकेट करो टू रेंट अथॉरिटी इन फॉर्म डी। अब देखिए नो एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज एंटर इनटू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग विद रिगार्ड टू दैट टेनेंसी एंड कम्युनिकेट द सेम। अगर ओरल है तो क्या करेंगे? उसको राइटिंग में लेके आओ, एग्रीमेंट बनाओ और फिर क्या करो? उसको कम्युनिकेट कर दो। सिंपल सी बात है, बस एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ज्यादा है इसमें। Provided that the landlord and tenant fail to present jointly copy under clause A or B
और फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, सच लैंडलॉर्ड टेनेंट शैल सेपरेटली फाइल द पर्टिकुलर्स अबाउट सच टेनेंसी। अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा, फिर लैंडलॉर्ड टेनेंट को जो है सेपरेटली जो है वो देने पड़ेंगे। अब यहाँ या तो ज्वाइंटली दे दो तो एक ही बार में काम बन जाएगा, तो अलग अलग जाना पड़ेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी एग्रीमेंट रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड इन सबसेक्शन 2 शैल बी एग्जीक्यूटेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना। अब देखिए जो ये वाला एग्रीमेंट है ना, ये आपको विद इन 1 ईयर करना है, विद इन 1 ईयर। तो 1 ईयर कब हो गया, मतलब ये यहाँ पर 2018, तो 18/10/2018 तक आपको जो है एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में करके और कम्युनिकेट करना है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ सब सेक्शन 4 में, क्या लिखा हुआ है, रेंट अथॉरिटी आफ्टर रिसीविंग सच इन्फॉर्मेशन अबाउट टेनेंसी एग्रीमेंट शैल मेक एंट्री पर्टिकुलर्स टू द एग्रीमेंट इन अ रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस। ठीक है, एंड प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर टू द पार्टीज। फिर क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, बाय रेंट अथॉरिटी। The information as per subsection 1 and 2 shall be taken as evidence to the effect of tenancy and matter connected thereto। अब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, किस में दी है आपने, शेड्यूल डी में जो फॉर्म है उसमें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो एज अ एविडेंस यूज होगी। अगर कोई मान लीजिए कल को कोई कन्फ्लिक्ट उठता है टेनेंसी के लिए, ठीक है, तो एज ए एविडेंस यूज होगी वो। एंड इन इट्स एब्सेंस एनी स्टेटमेंट इन द एग्रीमेंट इनकंसिस्टेंट विद द डिटेल शैल नॉट बी रिसीव्ड एज एविडेंस। ठीक है ना। अब देखिए दो बातें होंगी, या तो एविडेंस में लेंगे या फिर नॉट टेक इन एविडेंस। कौन सी एविडेंस में लेंगे, जो कि पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन दी है आपने फॉर्म डी में। हम सेंगे फॉर्म डी, तो फॉर्म डी भी बोल सकते हैं आप, शेड्यूल डी है वो एक्चुअली, बट इसमें फॉर्म ही है। ओके, वहां पर दी है। जो नहीं दी है, नॉट गिवन। सपोज कीजिए आपने रेंट किया हुआ है, मान लीजिए 15,000, उसमें लिख दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई टैक्स बच जाएगा मेरा, तो आपने रेंट कम लिखवा दिया। जो एविडेंस पे आएगा ना, वो जो इसमें एग्रीमेंट में लिखा है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वही रजिस्ट्रेशन में मानी जाएंगी, वही एविडेंस होगा। अदरवाइज जो भी फैक्ट बताएंगे ओरल अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, उसको हम नहीं लेंगे एविडेंस में। अब देखिए यहाँ पर सब सेक्शन 6 आता है, कहता है कि भाई 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, जैसे रजिस्टर हो गया उस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, वेबसाइट पर चढ़ाना है। कौन करेगा, रेंट अथॉरिटी करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑन इट्स वेबसाइट विद इन 15 डेज। अब इसका रीजन क्या है, वेबसाइट पे क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये पता लग जाए कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी सो एंड सो फ्लोर प्रॉपर्टी कुछ जो कुछ भी है कॉम्प्लेक्स है, ये अंडर टेनेंसी है। ठीक है, इस पर दोबारा से टेनेंसी क्रिएट नहीं हो सकती, तो उस चीज़ के लिए। सो ये हमारा हो गया सेक्शन 22B। अब देखिए 22C पीरियड ऑफ टेनेंसी क्या कहता है, ऑल टेनेंसी एंटर्ड इनटू आफ्टर 2017 शैल बी पीरियड एज एग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड एज स्पेसिफाइड इन अ टेनेंसी एग्रीमेंट। एज सिंपल एज दैट। भाई 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5, 10, 15, 20, वट एवर यू लाइक। टेनेंट may approach the landlord for renewal or extension of tenancy within period agreed in tenancy agreement prior to the end of tenancy period। मतलब टेनेंसी खत्म होने से पहले जो है आप जो है अप्रोच कीजिए रिन्यूअल या फिर एक्सटेंशन के लिए। इफ एग्रीएबल बाय मे एंटर इनटू न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट इन लैंडलॉर्ड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, अगर फिक्स टर्म था, मतलब सपोज कीजिए 5 साल का था, वो एंड हो गया और रिन्यू नहीं हुआ है, तो क्या होगा, premises has not been vacated by the tenant, tenant ने vacate नहीं किया at the end of tenancy, the tenant shall be deemed to be renewed on a month to month basis। मतलब सपोज कीजिए आपने 1 दिसंबर 2017 को दे दी टेनेंसी फॉर 3 years, तो फिर 1/12/2020 को जो है वो एक्सपायर हो गई। तो दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई तक, अप टू मई फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ लिखा है ना यहाँ पर देखिए। तो मई तक जो है आपकी वो एज ए रिन्यूअल माना जाएगा ऑन मंथ टू मंथ बेसिस एंड शैल देयर आफ्टर बी डीम्ड टू हैव एक्सपायर्ड अनलेस रिन्यूड बाय लैंडलॉर्ड। और उसके बाद क्या होगा, उसको एक्सपायर मान लिया जाएगा कि एक्सपायर हो गई। ऑलराइट, ये हो गया सी। अब आ गया डी। अब देखिए रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट। अब बनाते हैं एक चार्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम, रिवीजन ऑफ रेंट। तो 2 टाइप में होता है, एक जो चैप्टर 2 में लिखा है, ठीक है, और एक जो चैप्टर 5B में लिखा है। 2 में सेक्शन कौन कौन से हैं, सेक्शन 6 and 7। और चैप्टर 5 में सेक्शन कौन कौन से हैं, 22D से 22G। बट जो मेन सेक्शन है वो है 22D। तो ये वाला रिवीजन किसने करना है, प्रोसीजर का कहाँ दिया हुआ है, प्रोसीजर है आपका सेक्शन 17 में। कौन करता है, रेंट ट्राइब्यूनल। ये वाला है जो 22D में दिया हुआ है, ये कौन करेगा, रेंट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, ये ट्राइब्यूनल है, ये रेंट अथॉरिटी है, जो कि
रिवीजन करेंगे रेंट का। अब फर्क क्या है इसमें, वहां पे तो 5% पर एनम बढ़ा दिया फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू, ये था एग्जिस्टिंग के लिए, ठीक है, ये था न्यू टेनेंसीज के लिए। यहाँ पर क्या किया है इन्हें 22D में, यहाँ पर लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड ने क्या किया है, आफ्टर स्टार्ट ऑफ टेनेंसी एंड इन एग्रीमेंट विद टी कौन है, टेनेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है 2I में, लैंडलॉर्ड की कहाँ पर है 2C में। इंकर्ड एक्सपेंडिचर, सपोज कीजिए कि ये एरिया है घर का, ठीक है, यहाँ तक ये बना हुआ है मकान, 2 कमरे हैं, यहाँ पर एक किचन बना दिया। अब ये कहता है कि हमें एक कमरा और बना के दे दो, टेनेंसी स्टार्ट होने के बाद कि हमारे फैमिली बड़ी हो गई, हमें एक कमरा और चाहिए, तो लैंडलॉर्ड ने जो है ये कमरा बना के दे दिया। इंकर्ड एक्सपेंडिचर क्या, ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट एडिशन स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन, एक्सपेंडिचर किस चीज के लिए किया, इम्प्रूवमेंट एडिशन स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन, ये किचन छोटी थोड़ी बड़ी बनवा दो, किचन ये ठीक नहीं है मॉड्यूलर बनवा दो, मॉड्यूलर किचन बनवा दो, तो वो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। इन दी premises occupied by tenant which does not include repair necessary to be carried out, but इसमें क्या नहीं आता, not include necessary जो कि जरूरी थे, मान लीजिए कि दीवार का जो प्लास्टर है वो उतर रहा है, छत का प्लास्टर उतर रहा है, तो वो जो नेसेसरी है भाई वो उसमें स्ट्रक्चरल चेंज में नहीं आएगा फिर वो, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड में इंक्रीज रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस अमाउंट एज एग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ वर्क एंड सच इंक्रीज शैल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 month आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब देखिए तो एल में इंक्रीज रेंट एज एग्रीड, ठीक है, वो स्टार्ट कब से होगा, सपोज कीजिए वर्क जो है वर्क स्टार्टेड इन मई 2018 फिनिश्ड इन जुलाई 18, तो रेंट नया वाला कब से स्टार्ट होगा, पहले जो रेंट था ओल्ड रेंट मान लीजिए 5000, उसने बोला कि एक कमरा और बना दो, आई विल पे 6000, तो कब देगा वो 6000 इन अगस्त, ठीक है, अगस्त से जो है वो नया रेंट देना स्टार्ट करेगा। अब सब सेक्शन 2 कहता है इसका 22D का, इफ देयर इज डिक्रीज डिमोलिश डिम्यूनेशन ठीक है, और डिटीरियोरेशन, प्रॉपर्टी डिटीरियोरेट हो रही है, बहुत दिन से वाइट वॉश नहीं कराया, रिपेयर्स नहीं करवाए, दरारें आ गई हैं दीवारों में, पानी लीक हो रहा है, वो सब, तो क्या होगा, टी में आस्क फॉर रिडक्शन एज वेल, भाई आपने तो इतना रेंट दिया था, ठीक तो करवा नहीं रहे आप, तो इसका रेंट भी रिड्यूस करो। अब क्या, लैंडलॉर्ड में आइदर रीस्टोर द प्रीमाइसेस एंड द हाउसिंग सर्विसेज एज एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी और एग्रीज फॉर रिडक्शन इन रेंट, या तो वो ठीक करा के देगा या फिर रेंट कम करेगा। अब इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आमने सामने हो गए, एल वर्सेस टी हो गया, भाई टी कहता नहीं रेंट नहीं बढ़ा सकता, मैं बढ़ा हुआ रेंट नहीं दूंगा, या फिर लैंडलॉर्ड कह रहा कि नहीं मैं रेंट नहीं घटाऊंगा, रहना तो रहो नहीं तो जाओ, तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो, रेंट अथॉरिटी के पास। तो यहाँ पर कौन रिवीजन करेगा, रिवीजन ऑफ रेंट बाय रेंट अथॉरिटी, और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स निकाल देंगे। ट्राई टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड टू अराइव एमिकेबल सेटलमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ऑलराइट, तो ये चार्ट समझ में आया, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, आई एम ऑल्सो पॉजिंग इन बिटवीन। अब आता है सेक्शन 22G, डिपॉजिट ऑफ रेंट, इसके पास विद रेंट अथॉरिटी, ओके, क्यों, वाई, एल लैंडलॉर्ड 2C नॉट एक्सेप्टिंग, जो कि टेनेंट दे रहा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर टी बोनाफाइडली डाउट अबाउट द पर्सन टू हुम रेंट इज पेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि टी डाउट में कैसे आ गया, ऑब्वियसली जिसने घर दिया होगा वही लैंडलॉर्ड होगा, यस यू आर राइट। तो जो एल है उसकी होगी डेथ, अब लीगल हायर बहुत सारे, प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी, ABCDEFG, हर एक कहता है जी मेरे को दे मेरे को दे मेरे को दे, क्या करोगे, तो डाउट में आएगा ऑब्वियसली, फिर किसके पास जाएगा, वो रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर ले। फिर RA क्या करेगा, RA का क्या काम है, इन्वेस्टिगेट एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। अब जो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में, किसके लिए होगा, वो लैंडलॉर्ड के लिए, फॉर लॉफुल क्लेमेंट। बट यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा दी गई, अब रेंट अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये लैंडलॉर्ड है, एक्सेप्ट। अब एल इज एक्सेप्टिंग रेंट डिपॉजिटेड, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंट दिया है टी ने वो ठीक है, नो, इट इज नॉट एन एडमिशन, किस चीज के लिए, एडमिशन मतलब वो एडमिट कर रहा है एल, हाँ जी ठीक है, नो इट इज नॉट एडमिशन फॉर करेक्टनेस ऑफ द रेंट। तो ये चार्ट आप बना लीजिए, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, एल इज एक्सेप्टिंग, फिर से कन्फ्लिक्ट आ गया, भी ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर से रेंट अथॉरिटी विल डिसाइड, सिंपल, कंफ्यूजन ही नहीं करनी कोई भी, ठीक है ना। अब आता है सेक्शन 22F, क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट,
लैंडलॉर्ड ले सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना, 1 मंथ रेंट। ये क्वेश्चन आता है ऐसा, कितने महीने का रेंट जो है सिक्योरिटी ले सकता है। टू बी रिफंडेड कब, आफ्टर 1 मंथ ऑफ वेकेशन ऑफ 2F। 2F क्या है, प्रीमाइसेस। और इसमें से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट से L कैन डिडक्ट एनी लाइबिलिटी, जो बिजली पानी का बिल जो है भरा नहीं है इसने कई महीनों से, तो ठीक है उसमें से काट लो आप, ऑफ T। ठीक है, अगर रिफंड नहीं किया, नॉट रिफंडेड, तो क्या होगा, टेनेंट मे गो टू हेल, नो ही मे गो टू रेंट अथॉरिटी, दे विल डिसाइड। सिंपल लिख लीजिए, बना लीजिए, छोटा चार्ट है, फटाफट बन जाएगा। सेक्शन 22G क्या कहता है, देखिए 2 सिचुएशन है यहाँ पर। L इज नॉट एक्सेप्टिंग रेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट कैसे करना है, मतलब रेंट कैसे पे करना है, वो कहाँ लिखा हुआ, लिखा हुआ है सेक्शन 5 में। बैंक अकाउंट में देना है, म्यूनसिपल में होना चाहिए, उसका म्यूनसिपल एरिया में होना चाहिए बैंक, या तो उसको बताएगा, एग्रीमेंट में लिखेगा, नहीं लिखा है तो वो उसको रजिस्टर पोस्ट से उसको बताएगा। या फिर L इज नॉट गिविंग रिसिप्ट, भाई रेंट तो ले रहा है पर रिसीव नहीं दे रहा उस चीज़ की, तो क्या होगा, T में डिपॉजिट रेंट विद RA। फिर क्या होगा उसके बाद, सेम एज 22D। 22 में D में लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने 22G, ठीक है, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। तो वो चार्ट आप जो इसके साथ भी यहाँ पर बना सकते हैं। नॉट एक्सेप्टिंग रेंट या फिर प्लस रिफ्यूजिंग रिसिप्ट, रिफ्यूजिंग रेंट या रिफ्यूजिंग रिसिप्ट, तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। अब देखिए अब आ गया चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या कहता है, एमिनिटीज, कि भाई आप क्या सहूलियतें दे रहे हैं अपने टेनेंट को। सेक्शन 23, चैप्टर 6 में कितने सेक्शंस हैं, टाइप ऑफ 2 हैं, 23, 24, इसमें 24A भी अब ऐड कर दिया गया। तो बेसिकली 2 सेक्शन ही बोलेंगे इनको। लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू विद होल्ड एमिनिटीज एंजॉयड बाय टेनेंट, ठीक है। नो लैंडलॉर्ड आइदर बाय हिमसेल्फ और एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन and purporting to this act shall discontinue or withhold amenities enjoyed by tenant in respect of premises let out to him। कोई बिजली नहीं काटेगा, पानी बंद नहीं करेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड may however discontinue or withhold any amenities with the permission of the rent authority। The rent authority shall grant such permission if it is satisfied that tenant has not paid charges in respect of amenities। लेकिन लैंडलॉर्ड कर सकता है, जनरल प्रिंसिपल क्या हो गया कि नोट विदहोल्ड या फिर कट, डिसकंटिन्यू, ठीक है। बट L कैन कट, कैसे, विद परमिशन ऑफ रेंट अथॉरिटी एंड रेंट अथॉरिटी शेल ग्रांट सच परमिशन इफ सेटिस्फाइड द टेनेंट हैज नॉट पेड चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एमिनिटी। जी बिजली का बिल नहीं दिया तो क्या करेगा, ऑब्वियसली बिजली तो बंद हो ही जाएगी ना, बिल नहीं भरेगा तो वो तो कट हो ही जाएगी। पानी वो तो बंद हो ही जाएगा, नहीं पानी का बिल भरोगे तो, पानी का बिल भी नहीं भरोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बंद तो होगा ही वो। ओके, अब लिखा ऑन पिटिशन ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर परमिशन टू डिसकंटिन्यू जो एमिनिटीज पिटिशन, देन अथॉरिटी शैल इशू नोटिस टू अदर पार्टी आफ्टर हियरिंग पास ऑर्डर, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी RA मे पास इंटरिम ऑर्डर, शैल कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन द समरी मैनर, ठीक है ना। और कितने दिन के अंदर अंदर निपटाना है भाई, 60 डेज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब 24 में लिखी ड्यूटीज क्या है टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड की। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एसेंशियल रिपेयर्स इन अ ईयर इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर अप टू 5% ऑफ एनुअल रेंट शैल बी कैरिड आउट बाय द टेनेंट at his own cost and essential repairs expenditure in excess of 5% annual rent वो कौन करेगा, लैंडलॉर्ड। देखिए 5% है ऑफ एनुअल रेंट, सपोज कीजिए अगर 5000 रुपीज पर मंथ है तो 60,000 हो गया, इसका 5% कितना हो गया, 3000 रुपया। 3000 से अगर कम है तो टेनेंट देगा, ज़्यादा है तो लैंडलॉर्ड देगा, सिंपल सी बात है। Next, provided where the landlord neglects to undertake essential repair within a period of 15 days from date of receipt of notice, the tenant shall be at liberty to move RA to take permission for repairs। भाई नोटिस दे दिया, नोटिस देना है टेनेंट को, T नोटिस दे किसको, L को, कि 15 डेज के अंदर अंदर कि भाई आप रिपेयर करवा दो। अगर L डिनाइज रिपेयर्स तो क्या होगा, इन 15 डेज डिनाई कर दिया, 15 डेज विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज, तो क्या होगा, T गोज टू RA, रेंट अथॉरिटी के पास चला जाएगा, वो डिसाइड करेंगे फिर। और जो प्रोसीजर दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 शैल अप्लाई इन इमिटेटिव टू प्रोसीडिंग्स ऑफ रेंट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिपेयर्स के डिनाई कर दिया, अगर जो फिर वो रेंट अथॉरिटी के पास गया परमिशन लेने के लिए, तो वो डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करनी है वो एप्लीकेशन, 60 डेज में। कैसे लिखा हुआ है कि 2, 3 and 4 ऑफ सेक्शन 23 शैल अप्लाई। फिर है 24 डिस्पोजल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर 23 एंड 24। देखिए पहले क्या था ना, पहले तो 23, 24 में पावर किसके पास थी,
अब है देखिए 2017 है, उससे पहले एंड उसके बाद। उससे पहले कौन था यहाँ पे, RA की जगह RT, उसके बाद क्या आ गया RA। तो जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी RT के पास वो क्या होगा, शैल बी कंटिन्यूड एंड रेंट ट्राइब्यूनल में पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। तो वो जो है रेंट ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगी, रेंट अथॉरिटी के पास केस ट्रांसफर नहीं होंगे। अब तो डिसाइड हो गए होंगे कि 60 डेज का टाइम तक कितना ले लेंगे, 60 डेज, 70, 80, एक साल तो मैक्सिमम ही है। अब आगे चैप्टर 7 मिसलेनियस। इंस्पेक्शन कितने दिन में कर सकते हैं आप, शैल हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस, कैसे, इन डे टाइम ओनली। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया प्रीवियस वीडियो जो देखी होंगी अगर आपने। आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन एटलीस्ट 7 डेज, ठीक है, डे टाइम में करना है, 7 डेज का नोटिस देना आपने। लिख लीजिए डे टाइम नोटिस ऑफ 7 डेज पहले, भाई एक हफ्ते पहले बता दो कि आप आओगे। एंड नॉट मोर देन वंस इन 3 मंथ्स, मतलब वंस इन 3 मंथ्स, यानी कि आप हर महीने जाके खड़े हो गए, हाँ जी दिखाओ घर दिखाओ ठीक ठाक है कि नहीं, ना 3 महीने में एक बारी। अब है मेंबर एंड स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड देयर कंट्रोल, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल अपीलेट रेंट शैल डीम टू पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC। 21 में लिखा पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रेंट ट्राइब्यूनल अपीलेट ट्राइब्यूनल अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। देखिए ठीक है ना, ये यहाँ से बनता है क्वेश्चन, किसके कंट्रोल में होते हैं, RT और ART हाई कोर्ट के। ART shall have general power of superintendence and control over RTs। और क्या बनाएंगे, पावर ऑफ प्रेजिंग द वर्क, रिकॉर्डिंग द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। आई क्या, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल shall be governed by Rajasthan subordinate ministerial establishment rules। Class 4 employees of RT and ART shall be governed by Rajasthan Class 4 services rules, ठीक है। 26A सेम चीज है, रेंट अथॉरिटी भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट होगा। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द रेंट अथॉरिटी इफ एक्ट डन इन गुड फेथ, ये तो होता ही है। लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू द पिटीशन एप्लीकेशन अपील्स प्रोसीडिंग फाइल बिफोर रेंट ट्राइब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल, लिमिटेशन पीरियड भी रहेगा, ठीक है ना। कोर्ट फी कैसी होगी, 28 में लिखा हुआ है कोर्ट फी, सेक्शन पूछ लेते हैं बस ये। वुड बी सेम एज वुड बी पेबल एप्लीकेशन और सिविल कोर्ट में जो पे होती है वो। एड वोलरम लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एड वोलरम कोर्ट फी। 22E में अगर एप्लीकेशन पिटीशन गई है तो कोर्ट फी कितनी रहेगी, 100 रुपए। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 22E, जहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है, जो 22D में जो है वहाँ पर RA डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो उस पिटीशन के लिए कितनी है, फिक्स है 100 रुपए। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले यहाँ से, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे भी। रिविजन ऑफ रेंट 6 और 7 पे कितनी है, 250 रुपए, ये भी क्वेश्चन है। सेक्शन 8 एंड ऑन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर, तो क्या है, एड वोलरम है। ओवरराइडिंग इफेक्ट हो जाएगा फॉर लैंड टाइम इन फोर्स। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। रूल्स कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन रिपील्स एंड सेविंग्स आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने राजस्थान रेंट कंट्रोल को पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। अगर कोई टॉपिक या फिर कोई सेक्शन, कोई चैप्टर आपकी समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आई विल ऑलवेज रिप्लाई फॉर दैट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है इस रेंट कंट्रोल एक्ट को अच्छे से समझ लीजिए, जो चार्ट्स मैंने बनाए हैं उनको अच्छे से बना लीजिए फेयर कॉपी पर, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। एंड आप जो है आने वाले जो आपके जनरेशन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको भी हेल्प कर सकें और उनको बता सके कि यहाँ इस चैनल पर आपको जो है ये क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।